नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मैथ्स का अड्डा यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं संदीप और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। जो भी लोग यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम्स देने वाले हैं, उनके लिए यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। ये रहा स्क्रीन पे हमारा पहला सवाल। इसमें हमें y का मान दिया हुआ है। y बराबर दिया है 3+2 करड़ी में 2, यानी कि y इज इक्वल टू 3+2 √2। तो हमें वैल्यू बताना है √2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई की पावर -2। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं हमें इसको कैसे करना है। दोस्तों हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें y का मान दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमें y का मान दिया हुआ है कितना, 3+2 √2। ठीक है, तो ये हमें y का मान दिया। ठीक है, अगर जो हम यहाँ से 1/y करें, ठीक है, 1/, अगर हम y करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1/3+2 √2। ठीक है, अगर दोस्तों हम इसी में क्या करें, 3-2 √2 डिवाइड बाई 3-2 √2 का अगर जो हम मल्टीप्लाई कर दे नीचे ऊपर दोनों साइड में, तो हम देखते हैं कि हमें ऊपर यहाँ से क्या मिल जा रहा है। हमें यहाँ से ऊपर मिल जा रहा है 3-2 √2। नीचे हम देख रहे हैं ये a+b और ये a-b। ठीक है, बन जा रहा है, यानी कि दोनों को मिला दे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a की जगह पे 3 है तो a का स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर। तो दोस्तों 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। फिर माइनस बी स्क्वायर, b की जगह पे कितना है, 2 √2। इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 और ये √2 बाहर आ जाएगा, यानी कि 8। ठीक है, तो दोस्तों हमें यहाँ से क्या मिल गया है, देख रहे हैं कि 3-2 √2 और नीचे कितना आ गया, 1। तो हम कह सकते हैं कि अगर जो y बराबर कितना है, 3+2 √2, तो हम कह सकते हैं जो y की पावर -1 होगा, ये कितना हो जाएगा, 3-2 √2। ठीक है दोस्तों, ये जो 1/y आया है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कितना, y की पावर -1। ठीक है, तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पे हमें y का भी मान है ये, और y की पावर -1 का भी मान पता चल गया। ठीक है, दोस्तों इसको हम अभी स्क्रीन से हटा देते हैं, क्योंकि हमें बस जो वैल्यू निकालना था उसको हमने निकाल लिया। फिर बाकी हम आगे देखते हैं क्या करना है। फिर देखिए दोस्तों, ये किसका वैल्यू पूछ रहा है, हम उसको नोटिस करते हैं। किसका वैल्यू पूछ रहा है, हमें बताना है कि √2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई की पावर ऑफ -2। अब दोस्तों हम देख रहे हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ये √2 को बाहर ही रहने देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वाई। देखिए यहाँ पे जो है, इसको a माने, इसको b माने, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये y हो गया प्लस एक बार y की पावर -1, और दूसरे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, y माइनस y की पावर -1। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a+b, और दूसरे ब्रैकेट में a-b। यहाँ पे a की जगह पे y है और b की जगह पे कितना है, y की पावर ऑफ -1। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमें यहाँ पे y का भी वैल्यू पता है और y की पावर -1 का भी। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। देखिए 2 है अंडर रूट का, 2 हो गया। ठीक है, y की जगह पे कितना है, 3+2 √2, और प्लस की जगह पे कितना है, प्लस y की पावर -1 की जगह पे 3-2 √2। अगर जो दोस्तों इसको और इसको हम जोड़ें, तो देख रहे हैं कि ये इधर माइनस का है, ये प्लस का है, ये दोनों कट जाएंगे, यानी हमारे पास बचे कितना, 3 यहाँ से और 3 यहाँ से, यानी कितना हो जाएगा, पहले ब्रैकेट में 6 हो जाएगा। और दूसरे ब्रैकेट में देखते हैं दोस्तों, पहले में से हमें क्या करना है, दूसरे को घटाना है। तो अब देखिए इस केस में क्या होगा, ये 3 जो है प्लस का है, जब घटाएंगे तो ये माइनस होगा, तो 3 से 3 कट जाएगा। तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, जब घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी ये और ये दोनों जुड़ जाएंगे। ये 2 √2 प्लस 2 √2, यानी कितना हो जाएगा, ये 4 √2। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एक √2 यहाँ पे है, एक √2 यहाँ पे है, यानी जब मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों हट जाएगा। 6 में सीधे 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा, 24। और 2 से 2 का अंडर रूट जो है, तो एक 2 आ जाएगा बाहर, यानी कि 2 हो जाएगा, यानी कितना आ गया हमारा, हमारे पास 48। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा,
बी हो जाएगा। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो हमेशा एग्जाम में हम इसी अप्रोच के थ्रू सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा ये रहा। इसमें दिया है कि दोस्तों 3 घंटी है जो 30, 45 और 60 सेकंड के नियमित अंतराल पे बजती है। यदि वे सभी 1 बजे, ठीक है, एक साथ बजती हैं तो हमें बताना है कि दोबारा कब बजेंगी। अब देखिए दोस्तों 3 घंटी दिया हुआ है, मान लेते हैं 1, 2, 3। अब ये कह रहा है जो पहली वाली है वो कितने सेकंड पे बजती है, मान लीजिए एक बार 30 पे बजी, ठीक है, फिर 30 सेकंड बाद यानी कि 60, फिर 30 सेकंड बाद यानी कि 90, फिर 30 सेकंड बाद यानी कि 120, फिर 30 सेकंड बाद यानी कि 150, फिर 30 सेकंड बाद यानी कि 180। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दूसरा वाला दिया है कितना, 45, 45 सेकंड के बाद बजती है। पहला तो 45 सेकंड पे, फिर दूसरा कब बजेगा ये, 90 सेकंड पे, फिर तीसरा कितना हो जाएगा, 135, चौथा कितना हो जाएगा दोस्तों, 180। ठीक, अब लास्ट वाला देखते हैं जो थर्ड वाला, पहले तो कितने पे बजेगा वो, 60 पे, फिर उसके बाद कितने पे बजेगा वो, 120 पे, फिर लास्ट में कितना, एक बार अब कितने बजेगा वो, फिर 60 सेकंड ऐड कर देंगे इसमें यानी कि 180 यानी कि 180 पे। अब दोस्तों हम देख रहे हैं कि जब ये पहली बार एक साथ बजी थी, फिर दोबारा उसके बाद ये देखिए जो पहला वाला है 180 सेकंड पे भी रिपीट हो रहा है, और ये दूसरा वाला जो है वो भी 180 सेकंड पे रिपीट हो रहा है। ठीक है, जो तीसरा है वो भी 180 सेकंड बाद रिपीट हो रहा है। तो दोस्तों कि हम कह सकते हैं कि जब अगली बार वो बजेंगी, अब से 3, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए उसने दिया कि 1 बजे बजी, ठीक है, एग्जैक्ट 1 बजे तीनों घंटी एक साथ बजी। अगली बार वो एक साथ कब बजेंगी, हम बोल सकते हैं कि 180 सेकंड बाद। हम जानते हैं कि 180 सेकंड में हमारे पास कितना मिनट होता है, 3 मिनट। क्योंकि दोस्तों 1 मिनट में 60 सेकंड यानी कि 180 सेकंड में कितना हो जाएगा, 3 मिनट। तो हम कह सकते हैं जब अगली बार कब बजेंगी वो, 1 बज के 3 मिनट से। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें दिया है कि जब किसी भी संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 होता है। जब समान संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। अब देखिए दोस्तों इसमें ये कह रहा है कि कोई संख्या है जब उसको हम 8 से विभाजित करते हैं तो 3 शेषफल बच जाता है। यानी कि अगर जो 3 शेषफल को हम हटा दें, ठीक है, उसमें से कम कर दें, जो संख्या है वो पूर्णतः क्या होगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। और हमको ये भी पता है कि जो संख्या 8 से विभाजित होगी वो 2 से भी विभाजित होगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो 8 में शेष बच रहा है, कितना बच रहा है, 3, सेम वही 2 में भी बचेगा। तो जब हम क्या करेंगे, 2 से 3 में भाग देंगे तो हमारे पास भागफल कितना आ जाएगा, ठीक है, भागफल में शेषफल कितना आ जाएगा उस केस में, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, बी। देखिए हम आपको यहाँ से ऑप्शन से बता रहे थे कि मान लीजिए 8 है, इससे हम एक संख्या को डिवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए 8 दूना 16, 3 बच रहा है, मान लीजिए हमने 19 ले लिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 2 बार में हम लेके गए तो कितना बच जा रहा है हमारे पास रिमाइंडर, हमारे पास रिमाइंडर कितना बच जा रहा है यहाँ पे, 3 बच जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 3 बच जा रहा है, यानी कि अगर जो हम 19 में से 3 को कम करें तो कितना बचेगा हमारे पास, 16। अब देखिए जो 16 है वो 8 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 16 जो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है 8 से, वो 2 से भी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। यानी कि जो 8 के केस में रिमाइंडर बचेगा यानी कि शेषफल बचेगा, हम 2 को क्या करेंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 2 1 जा 2, तो कितना रिमाइंडर बच जाएगा इस केस में हमारे पास, 1। ठीक है, तुम्हारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। अब देख लीजिए यहाँ पे 19 है, जब हमने उसको 8 से डिवाइड किया तो 8 दूना 16, 3 बच गया रिमाइंडर। अब यहाँ पर भी जब 19 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 जा 18 यानी कि 2 9 18, फिर हमारे पास केस कितना बच गया, 2 के केस में 1। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ हम। हमारा रहा ये अगला सवाल जो कि नाव धारा से लिया गया है। इसमें क्या दिया है, एक नाव। ठीक है दोस्तों, धारा की अनुकूल गति कितनी है जब शांत जल में नाव की गति 10 मीटर पर सेकेंड है और नदी की गति, नाव की गति का 20% है। देखिए दोस्तों वो पूछ रहा है कि धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी।
अब देखिए मान लीजिए जो हमारे पास बोट है, यानी कि जो नाव है यहाँ पे, ठीक है, जो हमारे नाव है उसकी चाल हमें कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। और फिर कह रहा है कि जो नदी की गति है, नदी की गति है वो नाव की गति कितनी है, 20%। यानी कि जो यहाँ पे नदी यानी कि धारा, जो धारा की गति है वो कितना है, जो नाव की गति है उसका कितना है, 20% है, ठीक है, 20%। अब तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, 21 जा 20, 25 जा 100। अब 5 से करेंगे 10 को कितनी बार में, 2 बार में, यानी कि जो धारा की स्पीड आ जाएगी कितनी आ जाएगी वो, 2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी हो जाएगी, धारा की दिशा में जो है नाव की चाल दोस्तों कितनी हो जाएगी, देखिए नाव की जो चाल है 10 है, धारा की 2 है, तो यानी कि जब हम नाव की दिशा में लेके जाएंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 10 + 2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों इस सवाल को हम क्या कर सकते थे, ऑप्शन से ही कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे दिया है कि जो नाव की चाल है उसकी 10 मीटर पर सेकेंड है। अगर मान लीजिए आप जो धारा की चाल है वो कुछ भी होगी, तो हम बता सकते हैं कि धारा की दिशा में जो नाव की चाल होगी, ठीक है, वो हमेशा 10 से अधिक होगी। तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन में हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बाकी सब तो 10 से कम है। ये बताइए नाव की चाल जो शांत जल में 10 मीटर पर सेकेंड है, जब वो धारा की दिशा में जाएगी तो धारा की स्पीड और नाव की स्पीड दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। लेकिन तो बताइए जब नाव की जो स्पीड है 10 ही है, 10 मीटर पर सेकेंड है, अगर जो धारा की चाल कुछ भी होगी तो हमेशा हम बोल सकते हैं कि जो धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगी कितना हो जाएगा वो, 10 मीटर से हमेशा अधिक आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड से हमेशा अधिक आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। वो कौन सा ऑप्शन है, सी। ठीक है दोस्तों, हमने निकाल भी लिया यहाँ पे 12 मीटर पर सेकेंड, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर हम देखते हैं अगले सवाल को। ये रहा हमारा अगला सवाल, जो कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज से लिया गया है। इसमें दिया है कि एक निश्चित धनराशि है जो 2 वर्षों में 1260 रुपए और 5 वर्षों में 1350 रुपए हो जाती है। तो हमें क्या बताना है, ब्याज की दर बताना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसमें देखते हैं जो पहले केस में दिया है 2 वर्ष, ठीक है, इसमें 2 वर्ष में कितना दिया है, 1260 रुपए। तो ये बताइए जो 2 वर्ष में 1260 रुपए हो गया है, इसमें क्या क्या है। एक तो यहाँ पे क्या है, जो हमारी मूल राशि है, यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी है, ठीक है। हमारा क्या है इसमें, प्रिंसिपल अमाउंट है, प्लस में क्या है, 2 साल का इंटरेस्ट, यानी कि 2 साल का इसमें क्या है, ब्याज भी है। ये कितना है हमारे पास, 1260 रुपए, ठीक। तो देखिए दूसरे केस में क्या दिया है, 5 वर्षों में 1350 रुपए हो जाती है। इसमें भी हम कह सकते हैं कि हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन प्लस 5 वर्ष का क्या है, इंटरेस्ट, यानी कि 5 वर्ष का ब्याज है। ये कितना हो गया है, 1350 रुपए, ठीक। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, जो 5 वर्ष का है, ठीक है ना, इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट यानी कि मूलधन और 5 वर्ष का ब्याज, इसमें से हम 2 वर्ष का हटा देंगे। तो देखिए जब हटाएंगे तो पी से पी कट जाएगा, यानी कि जो हमारी मूल राशि है कट गई। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 3 आई, मतलब कि 3 साल का इंटरेस्ट बच गया। और देखिए यहाँ पे कितना बच गया, 0, 15 में से 6 गया, 9, 90। यानी कि हम बता सकते हैं कि जो 3 ईयर का इंटरेस्ट है वो कितना है हमारे पास, 90 रुपए है, ठीक है। 3 साल का जो इंटरेस्ट है कितना है, 90 रुपए। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि जो 1 साल का इंटरेस्ट होगा यानी कि 1 साल का ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा, 30 रुपए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है ये 1260, इसमें क्या क्या है, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट है और 2 वर्ष का क्या है, इसमें 2 वर्ष का ब्याज है। तो बताइए इसमें 2 वर्ष का ब्याज है, ठीक है। अगर इसमें से हम 2 वर्ष का ब्याज को माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रिंसिपल बचेगा, प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन सिर्फ बचेगा। अगर जो जो 1260 है इसमें 2 साल का क्या है, इंटरेस्ट है और मूलधन है, अगर जो 2 साल का हम ब्याज इसमें से घटा दें तो हमें क्या मिलेगा, मूलधन। तो चलिए देखते हैं ये हमारे पास कितना हो गया, 1260। अब देखिए 1 साल का जो इंटरेस्ट है हमें कितना मिला है, 30 रुपए, ठीक है। तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 60, यानी कि 60 रुपीज। तो हम 2 साल का इंटरेस्ट उसमें से कम कर रहे हैं तो कितना बच रहा है हमारे पास,
1200 रुपए। ठीक है, यही जो 1200 है यही हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, हमें एक ईयर का इंटरेस्ट भी मिल गया है और यहाँ पे क्या मिल गया है, प्रिंसिपल भी हमने निकाल लिया है। ठीक है, तो अब हमें बताना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर। तो हम जानते हैं कि जो हमारा इंटरेस्ट होता है कितना है, मूलधन, इंटरेस्ट जो है हमारा कितना होता है, 30 रुपए दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो हमारा ब्याज बराबर क्या हो जाता है, ब्याज बराबर दोस्तों होता है मूलधन। मूलधन कितना है हमारे पास, 1200 गुणे दर। दर हमें पता नहीं है उसको बाहर से, और समय कितना, 1 वर्ष का ब्याज हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे समय भी एक लेंगे, उसको क्या करते हैं 100 से डिवाइड कर देते हैं। देखिए यहाँ से दो जीरो से दो जीरो क्या हुआ, कट गया। अब यानी कि देखिए हमारे पास बचेगा कितना, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो आर बराबर है, ये 12 को 30 से भाग दे देंगे, यानी कि 30/12। अब देखिए 12 दूना 24, 6 बच गया, पॉइंट लगाया हमने, 60 हो गया, 12 पंजे 60। यानी कि हम बता सकते हैं जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा कितना होगा, वो 2.5%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, सी। ठीक है, फिर बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, इसमें भी दिया हुआ है कि 2.5 लाख रुपए हैं। ठीक है, 3 वर्षों के लिए क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए 4%, 5% और 6% वार्षिक रूप से संयोजित जमा की जाती है। तो हमें बताना है कि 3 वर्ष के अंत में राशि क्या होगी। देखिए दोस्तों, जब ऐसा सवाल आया, ठीक है, यहाँ पे 3 वर्ष के लिए दिया है और तीनों वर्ष के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है वो अलग अलग दिया है। तो इसको देखिए हम ऐसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना है, 25000। ठीक है, अब देखिए पहले परसेंट कितना ब्याज मिल रहा है हमें, 4% का, यानी कि कह सकते हैं कि हमें टोटल कितना अमाउंट मिल रहा है, 104, यानी कि 104%। ठीक है, पहले साल में कितना मिलेगा हमें, 104%। अब देखिए ये तो पहले साल में पूरा टोटल हो गया हमारे पास अमाउंट। अब दूसरे साल में कितना इंटरेस्ट है, 5%। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि दूसरे साल में हमें कितना मिलेगा, 105%। ठीक है, ऐसे ही सेम कर देंगे हम, तीसरे साल में कितना है, 106%। ठीक है, अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये दो जीरो से हमने ये दो जीरो को काट दिया, फिर ये दो जीरो है, इससे भी हमने ये दो जीरो को काट दिया, बाकी 25 बटा, इससे हमने 100 को काट दिया, कितनी बार में, 4 बार में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारे पास बचा कितना है, 104 × 105 × 106। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, 104 का 105 में हम गुणा कर लेते हैं। देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा, गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे, जो 105 है इसको हम कर देंगे 100 + 5। ठीक है, अब 104 का हम इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। देखिए 104 का जब हम 100 में गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 10400। अब 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 पंजे 20। ठीक है, 5 × 5, हमारे पास कितना आ गया है, जीरो हो गया, 2910। अब इसमें हमें कितने का मल्टीप्लाई करना है, 106, यानी कि 106 का। तो फिर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर भी वैसे ही कर देंगे, 100 + 6। ठीक है, अब देखिए जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो दो जीरो आ जाएगा इसके साथ, यानी कि 10920, दो जीरो और आ जाएंगे। और हमें 6 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो 6 में करेंगे जीरो हो जाएगा, फिर 6 दूना 12 का 2, एक हो गया, 6 9 54, एक 55 की 5, फिर 6 का शून्य में करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 6 1 का 6। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारे पास कितना हो जा रहा है टोटल, ये जीरो हो गया, ये टू हो गया, ये कितना हो गया 5, ये कितना हो जाएगा 5 2 7, ये 9 6 15 को 5, एक एक। ठीक है दोस्तों, हमारे पास कितना आ गया, 1157524। तो देखिए हमें इसमें 4 से भी डिवाइड करना है, तो इसको हम यहाँ पे ऊपर लिख ले रहे हैं, कितना है ये, 1157520। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करते हैं तो देखते हैं कितना मिल जाता है। देखिए ये 4 दूना 8, 3 बच गया, 35 हो गया, 4 बटे 32, 3 बच गया 37, 4 9 36। अब देखिए दोस्तों हम
3 ही बार ले गए तो पता चल गया कि 289, यानी कि जो भी होगा ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा, डी। इसको हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। जब भी हम देखेंगे ऐसे करके तो पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, तुरंत हम ऑप्शन पे क्लिक करके आगे निकल जाएँगे। इसको हम देखिए कर दे रहे हैं, 4 9 36, 1 बचा 15 हो गया। ये 4 तियाँ 12, 3 बचा 32, 4 बाटे 32, 0 सेम आ गया, ठीक है। फिर देखते हैं हम अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें दिया है कि कोई एक संख्या है, उसका 50% किसी दूसरी संख्या के बराबर है, तो हमें बताना है कि रेशियो कितना होगा। अब देखिए दोस्तों, कोई संख्या है, उसका आधा ही किसी अन्य संख्या के बराबर है, यानी कि जो एक नंबर है उसका 50% दूसरे नंबर के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का क्या होगा, दो गुना होगा। यानी कि जो रेशियो होगा कितना हो जाएगा, वो 2 और 1 का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम सीधे बता सकते हैं। लेकिन देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए पहला नंबर ए हो गया, दूसरा नंबर बी हो गया। कह रहा है जो पहला नंबर है उसका 50%। देखिए 50% का वैल्यू कितना होता है, 1/2। 50% यानी कि 50/100। देखिए 50 एकम 50, 50 दूना 100। अब अगर जो हम यहाँ से a बाई बी कर लें तो ये दो ऊपर चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा रेशियो आएगा ए और बी का क्या हो जाएगा, वो दो रेशियो और एक, यानी कि 2:1 का रेशियो होगा। ठीक है, तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें पूछा क्या है, रिमाइंडर पूछा है 9 से डिवाइड करने पे। तो दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है नंबर, ये 201 202 203 डॉट 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 260, यानी कि यहाँ पे हमें सीरीज देखने को मिल रही है। क्या है ये, 201 202 203 204 205 206, कितना तक है, 260 तक। अब देखिए दोस्तों, जो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है, जब किसी भी संख्या को हम 9 से भाग देते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके नंबर का सम निकालते हैं। ठीक है, मतलब जो पूरा सम 9 से डिविजिबल है, यानी कि पूरा नंबर वो 9 से डिवाइड होगी, वरना जितना बच रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए हमें कैसा करना है। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए हमारे नंबर क्या क्या है यहाँ पे, ये 201 हो गया। ठीक है, फिर 202, फिर 203, फिर 204, ऐसे करके कितना कितना हुई है, 260 तक है। दोस्तों एक चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर इसको हम ब्रेक करें कितना, इसको हम लिख सकते हैं 200+1, इसको लिख सकते हैं 200+2, इसको लिख सकते हैं हम 200+3। ऐसे ऐसे करके हम लिख सकते हैं पूरा ये 200+60, यानी कि ये 200 है, कितनी बार है, 60 बार। अब देखिए हमें सिर्फ क्या करना है, इसमें जितने डिजिट हैं उसका ही सम चाहिए। ठीक है, अब देखिए एक बार दो यहाँ पे है, एक बार दो यहाँ पे, एक बार दो यहाँ पे, एक बार दो यहाँ पे, यानी कि 200 में देखिए सिर्फ एक ही डिजिट है 2, बाकी दो अदर डिजिट जो है वो क्या है, 0 है। यानी कि सिर्फ दो दो हम कितनी बार लेंगे, 60 बार। कितनी बार लेंगे, 60 बार। तो दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा ये, 120। ठीक है, अब देखिए हमारे पास बचा क्या, एक बचा, दो तीन चार पाँच छः, कितना तक, 60 तक, यानी कि कितना है हमारे पास, 60 तक। तो दोस्तों हम जानते हैं कि अगर जो नंबर हमारे पास क्या है, सीक्वेंस में दिया हुआ है, नेचुरल नंबर है, तो उसका सम कैसे निकालते हैं, मान लीजिए तो हम उसको कर देंगे n, ब्रैकेट में n+1/2। देखिए n कितना है यहाँ पे, 60 है, तो रख देंगे यहाँ पे, ये 60 हो जाएगा। फिर ये 60+1, 61/2, 2 से काट देंगे इस कितनी बार में, 30 बार में। फिर कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए 0, 3 एकम 3, 3 छक्के 18, यानी कि जो 200 था उसकी डिजिट जो आए हैं 120 आ गया, सिर्फ क्योंकि 2 था। अब बाकी जो 1 से 60 तक की नंबर्स थे, मतलब 1 to 60 नंबर्स थे, उन सबका सम कितना है, 1830। अब देखिए यहाँ पे कितना है, यानी कि टोटल जब सम निकालेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, 120 को भी ऐड कर देंगे, ये टोटल हमारा सम हो गया। दोस्तों देखिए हमें सिर्फ यहाँ पे नंबर से मतलब है, तो देखते हैं। देखिए ये 819, यदि पूरा का पूरा क्या हुआ, मतलब 9 से क्या हो जाएगा, ये विभाजित हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 है, एक ये 4, ये 2 6, यानी कि बचा कितना है यहाँ पे, 6। तो जो यही 6 आया है यही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा पूरे नंबर को डिवाइड करने पे। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं हम अगले सवाल को।
अगला सवाल रहा है हमारा ये, इसमें कह रहा है कि वस्तु के क्रय मूल्य में कितना प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिए जिससे अंकित मूल्य 10% की छूट की अनुमति के बाद 20% का लाभ हो। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, कह रहा है कि कोई वस्तु है, मान लीजिए, ठीक है, उसके सीपी में कितना परसेंट जोड़ा जाए, ठीक है, कि अंकित मूल्य पर, यानी कि जो उसका एमपी है उस पर 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी हमें कितना प्रॉफिट हो, 20% का। ठीक है। देखिए, ये यहाँ पे कह रहा है कि देखिए दोस्तों, ये जो हमारा एमपी है, ठीक है, जब भी हम डिस्काउंट देते हैं तो किस पे देते हैं, एमपी पे। कितने का डिस्काउंट हम दे रहे हैं, 10% का। अगर जो 10% का हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है, हमें मिल रहा है जो हमारा यहाँ से विक्रय मूल्य है, कितना हो जाएगा वो, एमपी का 90%। ठीक है, क्योंकि 10% हम क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट कर रहे हैं, हमें मिल कितना रहा है, 90% मिल रहा है। और फिर क्या कह रहा है कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट किस पे होता है, सीपी पे। सीपी अगर जो 100% है और 20% का उस पे हमें प्रॉफिट है, यानी कि सीपी पे अगर जो 20% का लाभ मिल जा रहा है तो सीपी कितना हो जा रहा है, 120%। यानी कि जो ये एमपी का 90% है वो किसके बराबर है, सीपी के 120% के बराबर है। ठीक है, तभी तो दोस्तों ना, ये जो प्रॉफिट है 20% का, यही तो हमारा उसमें ऐड होगा ना सीपी में, तभी तो हमारा ये विक्रय मूल्य होगा। अब देखिए, एमपी का 90% और सीपी का 120%। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एमपी और सीपी का रेशियो निकाल लेंगे। अब देखिए, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ये का से का कट जाएगा। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 3 से 3 बार में, ये 3 से 4 बार में। तो दोस्तों, अब सीपी को हम इधर लेके आते हैं, तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा ये एमपी है, यानी कि अंकित मूल्य, और ये क्रय मूल्य का जो रेशियो है कितना हो जा रहा है, एमपी हमारा कितना हो जाएगा, 4, और सीपी कितना हो जाएगा, 3। तो दोस्तों, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा अंकित मूल्य है सीपी से कितना अधिक है। देखिए, सीपी से कितना अधिक है, सीपी 3 है और एमपी हमारा 4 है। कितना अधिक है, एक अधिक है। किससे, सीपी से। अब हम क्या करेंगे, इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, परसेंट निकल आएगा, कितना परसेंट हमने ऐड किया। देखिए, 100 हो गया। जब भी 3 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आता है, 33.33%, या फिर इसी को बोलते हैं 33 और 1/3%। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा हमारा, ए। ठीक है दोस्तों, फिर बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। दोस्तों, हम क्या करेंगे, इस सवाल को सबसे लास्ट में करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो हम देखते हैं अगले सवाल को। ये रहा हमारा अगला सवाल, जो कि किससे लिया गया है, हम्म, दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 52, 65 और 143 को पूर्णतः विभाजित कर सके। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, इस केस में हम यहाँ पे HCF ले लेंगे सबका। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हमारा 52 है, इसका अगर जो हम ले HCF तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे एक तो 2 हो जाएगा, 2 × 2 × 13, 13 × 52। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे 65 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 13, 13×5 = 65। अब देखिए, ये कितना है, 143। 143 दोस्तों हम जानते हैं किसका मल्टीपल है, ये 11 का और 13 का। तो दोस्तों, जब भी पूछे वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो तीनों को पूर्णतः विभाजित कर सके, तो जो सब में कॉमन होगा उसी को हम ले लेंगे। देखिए, 13 यहाँ पर भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि हमारी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 13। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ हम। ये रहा हमारा अगला सवाल, ट्रायंगल से लिया गया है। इसमें कह रहा है कि दो ट्रायंगल हैं वो सिमिलर हैं, ठीक है, और एक ट्रायंगल है जिसकी साइड्स हमें दिए हुए हैं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, और द पेरीमीटर ऑफ द सेकंड ट्रायंगल इज 81 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी कि जो दूसरी त्रिभुज है उसका हमें क्या बताना है, भुजाओं के बारे में बताना है। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए जो हमारा पहला ट्रायंगल है, ये टू, ये ट्रायंगल ये हो गया।
इसमें साइड्स कितना दिया हुआ है, एक दो दिया है, फिर ये तीन दिया हुआ है, ये चार दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे एक दूसरा भी ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, इसके साइड के बारे में पूछा है, इसका साइड क्या होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जब भी दो मतलब दो त्रिभुज जो है सिमिलर है, यानी कि दो ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं तो उनकी जो ये साइड्स का रेशियो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, यानी कि अब देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं, इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको क्या ले लेंगे हम, सी ले लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये 2/a इज इक्वल टू 3/b इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा ये 4/c। ठीक है, ये तीनों रेशियो आपस में क्या होते हैं, बराबर। मान लीजिए इसके हम किसी के बराबर मान लेते हैं, एक मान लीजिए हमने के ले लिया। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं फिर आगे क्या हो जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, हर एक को इसके बराबर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया हमारा कितना, 2/a इज इक्वल टू कितना हो गया, के। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा ए होगा वो कितना हो जाएगा, 2/k। ठीक है, और वैसे जो हमारा बी है कितना हो जाएगा, इस हिसाब से देखें तो बी है जो हमारा कितना हो जाएगा वो 3/k। और वैसे जो हमारा सी है, सी कितना हो जाएगा, यहाँ से देखें तो 4/k। ठीक है दोस्तों, अगर जो इन तीनों को हम जोड़ दें, क्योंकि हमें जो है दूसरा जो ट्रायंगल है उसका क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर यानी कि परिमाप। देखिए हम तीनों को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, कि के सब में नीचे है। ठीक है, ऊपर कितना कितना है, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना है, ए। ये बराबर किसके हो जाएगा, 81, क्योंकि पहले से हमें पेरीमीटर दिया हुआ है ट्रायंगल का। ठीक है, अब देखिए कितना हो जाएगा ये, 3 2 5 4 9, कितना हो गया ये, 9 हो गया दोस्तों। अब देखिए 9 से हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे कितनी बार में, 9 बार में। यानी कि जो हमें यहाँ से के का वैल्यू मिल जाए, कितना मिल जा रहा है ये, 1/9। ठीक है, के की वैल्यू कितनी है, 1/9। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, के की वैल्यू पुट कर देंगे कितना, 1/9, तो 9 ऊपर चला जाएगा, पहला साइड क्या हो जाएगा 18। वैसे यहाँ भी 9 को जब रखेंगे 1/9, ये भी 9 ऊपर चला जाएगा, तो 9 का मल्टीप्लाई 3 में, यानी कि 27। वैसे यहाँ पर भी होगा, क्या करेंगे हम, 9 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 36। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारे साइड्स आएंगे दूसरे ट्रायंगल के वो 18 27 36, यानी कि ऑप्शन नंबर किसमें है, बी में है। ठीक है, लेकिन दोस्तों देखिए आपको एक बात ध्यान रखना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो हमें इस तरीके से नहीं करना है। ठीक है, हम आपको बताते हैं कैसे करना है, सिंपल सा एकदम। इसके लिए देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए जो दूसरा हमारा ये ट्रायंगल है इसकी साइड के बारे में हमें पता नहीं हो। अब देखिए हम जब ऐसा आएगा, एक दे दिया हुआ है, ठीक है, साइड। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये पहला 2 है, ये लास्ट में कितना है, 4 है। यानी कि हम साइडों में देखेंगे, एक साइड है जो वो दूसरी साइड की कितनी है, 2 गुनी है। अब देखिए यहाँ पर भी 2 गुना है, यहाँ पर भी 2 गुना है, लेकिन हमें कैसे लेना है, सीक्वेंस में लेना है। यानी कि 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया, फिर 4 हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया ना 2 3 4, यानी कि जो पहला साइड होगा वो क्या होगा, 2, दूसरा 3, चौथा 4, तो ऐसे में देखेंगे। अब देखिए ये 2 है, ये 3 है, यानी कि कितना गुना है ये, 1.5 गुना। यानी कि जो दूसरा वाला आएगा वो कितना गुना आएगा, 1.5 गुना। तो देखिए यहाँ पे पहला 18 है, दूसरा 27, इसका कितना टाइम्स है, ये 1.5 गुना है। ये लास्ट में कितना है, 36, जो कि लास्ट वाले का कितना है, 2 गुना है। तो हम यहाँ से 18 दूना 36, यहाँ तो हम सीधे ऑप्शन से भी कर सकते थे। ठीक है,
तो हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ हम। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें दिया है कि आनंद और रवि हैं, 12 दिनों में एक कार्य को पूरा करते हैं। रवि और चिन्मय हैं, उसी कार्य को 16 दिन में कंप्लीट करते हैं। जबकि चिन्मय और आनंद उसी कार्य को 48 दिन में पूरा करते हैं। तो इसने पूछा है कि रवि उसी कार्य को कितने दिनों में अकेले पूरा करेगा। तो देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, सबसे पहले आनंद है, आनंद को हम ए से डिनोट करते हैं और रवि को आर से। कितने दिनों में दोनों मिलकर कंप्लीट करते हैं? 12 दिनों में। फिर क्या दिया, और रवि और चिन्मय, रवि को आर से, चिन्मय को सी से। कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं ये दोनों? 16 दिन में। और देख रहे हैं कि चिन्मय और आनंद कितने दिन में कर रहे हैं? 48 दिन में। चिन्मय और आनंद कितने दिन में कर रहे हैं? 48 दिन में। ये तो दोस्तों इतने इतने दिनों में काम कर रहे हैं। अभी हम एक काम करेंगे, एक ऐसा नंबर लेंगे, ठीक है, जो ये तीनों से डिवाइड हो जाए, यानी कि तीनों का लस है। हम देख रहे हैं कि जो 48 है, 48 से भी कट जाएगा, 16 से भी कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा। तो उसको हम क्या लेंगे? टोटल वर्क। यहाँ पे हम मान लेते हैं टोटल जो वर्क है हमारा, उसको हम कितना मान लें? 48। ठीक है। अच्छा बताओ, ए और आर यानी कि आनंद और रवि 12 दिन में कंप्लीट कर रहे थे कितना काम को? 48 काम। तो यहाँ पे एक दिन में कितना काम करेंगे ये लोग? 4 काम करेंगे, क्योंकि देखिए 12 दिन में 48 है, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 4 काम। ये रवि और चिन्मय 16 दिन में कर रहे थे 48 काम को, एक दिन में कितना करेंगे? 3 काम करेंगे। और देखिए सी, यानी कि चिन्मय और आनंद एक काम को जो कितने दिन में कंप्लीट कर रहे थे? 48 दिन में। एक दिन में कितना काम कर रहे थे? एक काम, क्योंकि जो हमारा टोटल वर्क है, टोटल काम है, वो 48 है और ये 48 दिन लगा रहे थे, यानी कि एक दिन में कितना काम कर रहे थे? एक। अब दोस्तों देखिए, ये आनंद और रवि का एक दिन का काम हो गया, कि रवि और चिन्मय का एक दिन का काम हो गया, ये चिन्मय और आनंद का एक दिन में काम है, यानी कि हम बोल सकते हैं जो इनकी एफिशिएंसी है यहाँ पे मिल गई। तो देखिए दोस्तों, इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि ये जो आनंद है, रवि की एफिशिएंसी कितनी है? 4 दिया हुआ है। और रवि की और चिन्मय की एफिशिएंसी कितनी है? 3। ये सबकी कार्य क्षमता है। ऐसे ही चिन्मय की और आनंद का कार्य क्षमता एफिशिएंसी 1 है। तो क्या करेंगे, अब सबको जोड़ देंगे। तो देखिए 4 3 7 1 8। अब देखिए जब इसको हम जोड़ेंगे तो 2a 2r 2c, यानी कि 2 बार सब आ जाएंगे। आनंद भी, रवि भी और चिन्मय भी बराबर 8। तो हम देख रहे हैं कि आनंद, रवि और चिन्मय एक दिन में कितना काम करेंगे? 4 काम करेंगे। अगर ये तीनों मिलके एक दिन में काम करें तो कितना काम करेंगे? 4 दिन में करेंगे। ठीक है। अब पूछा क्या है, रवि अकेले कितने दिन में काम करता है? रवि के बारे में पूछा है। तो देखिए यहाँ पे आनंद और चिन्मय होंगे। कहाँ पे है आनंद और चिन्मय? यहाँ पे है। देख रहे हैं कि आनंद और चिन्मय की जो एफिशिएंसी है 1 है। आनंद और चिन्मय की एफिशिएंसी कितना है? 1 है। तो हम कह सकते हैं कि जो रवि की एफिशिएंसी होगी वो कितना होगी? 3 होगी। ठीक है दोस्तों। तो जो रवि की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। शायद ये दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मेरा फोटो इधर है, तो हम इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं। फिर से लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया है ए प्लस आर, यानी कि आनंद और रवि की एफिशिएंसी 4 है। ये रवि और चिन्मय की एफिशिएंसी 3 है। चिन्मय और आनंद की एफिशिएंसी 1 है। अगर जो इन सबको हम जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पे? देखिए आनंद भी 2 बार है, रवि भी 2 बार है, चिन्मय भी 2 बार है। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं आनंद, चिन्मय प्लस रवि। तो यहाँ पे कितना है? 4 3 7 1 8। ठीक है। अब देखिए इस 2 से हम काट देंगे कितनी बार में? 4 बार में। यानी कि हम कह सकते हैं कि आनंद, चिन्मय और रवि एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे? 4 काम कर रहे होंगे। तो हम जानते हैं कि चिन्मय और आनंद की इफिशियंसी कितनी है? 1 है। जबकि यहाँ पे तीनों का मिला के 4 है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो रवि है अकेले एक दिन में कितना काम करता होगा? 3 काम करता होगा। तो बताना है कि 48 काम करने में कितना समय लगेगा? आप बताइए। जब एक दिन में 3 कर रहा है तो 48 में कितने दिनों में कर लेगा? 3 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। कितना आ जाएगा? 16 बार, 16 दिन। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी। ठीक है। फिर देखते हैं हम अगले सवाल को। ये रहा हमारा अगला सवाल।
इसमें जो कि प्रोबेबिलिटी से लिया गया है, इसमें कह रहा है हिमांशु को एक कूटबद्ध संदेश मिला, ठीक है, एक इनकोडेड मैसेज मिला हिमांशु को, ठीक है, जिसको वह शब्द बनाकर समझ गया, ठीक है, और उसको जानता है कि जो ये लेटर्स दिए हुए हैं, ए की पोजीशन फिक्स है, ठीक है, जिसके बारे में वो अच्छे से जानता है। तो हमें बताना है कि वह संदेश को सही ढंग से यानी कितनी तरीके से डिकोड करने में सक्षम है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमारे पास क्या क्या दिया है, देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पे सी है, कितनी बार है सी, देखते हैं कितनी बार है। सी हमारे पास एक बार में है। फिर एच देखते हैं कितनी बार है यहाँ पे, एच भी दोस्तों एक बार है। फिर ए को देखते हैं हम, ए कितनी बार है। देखिए एक बार यहाँ पे ए है, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, यानी कि ए जो है हमारे पास कितनी बार दिया हुआ है, 3 बार। अब देखते हैं, अब देखिए हमने सी को भी ले लिया, एच को भी ले लिया, ए भी ले लिया। अब लेते हैं एन को। देखिए एन कितनी बार है इसमें, एक दो 3 बार। एन भी दोस्तों कितनी बार है इसमें, 3 बार है। अब बाकी है जी, जी को देखते हैं, ये कितनी बार आया है, एक बार इधर है, एक बार यहाँ पे, एक बार इधर है, यानी कि जी भी जो है वो भी कितनी बार आया है, 3 बार। अब देखते हैं बचा क्या हमारे पास, टी बचा और यस बचा, यानी कि टी है और यस है। अब दोस्तों देखिए हमारे पास टोटल कितने लीटर्स हो गए, एक दो तीन है, ये 3 2 5 3 8 3 11 12 1 13। हमारे पास यहाँ पे टोटल कितने लीटर्स हैं, 3 लीटर्स हैं। अच्छा इसमें दिया हुआ है कि वह ए के सही स्थान को जानता है। ए का जो पोजीशन है, मान लीजिए 13 डिजिट है, उसमें उसने क्या किया हुआ, ए का जो स्थान है 3, उसने क्या किया हुआ, फिक्स किया हुआ, क्योंकि वो जानता है। बाकी के बचे कितने, 10 लीटर्स बचे, ठीक है, कितने लीटर्स बचे, 10। यानी कि अगर तो देखें हम टोटल अरेंजमेंट देखें यहाँ पे, क्या टोटल अरेंजमेंट, तो हमारे पास कितना हो जा रहा है, 10 फैक्टोरियल। और देखिए हम देख रहे हैं यहाँ की एन भी 3 बार है और जी भी 3 बार है, यानी कि 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल से इसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये तो हमारा हो गया टोटल अरेंजमेंट। लेकिन दिया है कि, ठीक है, ये तो हमारा टोटल अरेंजमेंट हो गया। अब हमें जानना है कि, ठीक है ना, क्या इसमें देखो दिया हुआ है, विच ही अंडरस्टूड बाय फॉर्मिंग ए वर्ड, यानी कि जो हमारा एक वर्ड बना रहा है, ठीक है, उसको हम कैसे जानेंगे। तो यानी कि जो हमारा यहाँ से मान लीजिए, जिससे वह संदेश को एक बार में डिकोड कर पाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1/टोटल अरेंजमेंट, ठीक है, डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब देखिए नीचे, यानी कि ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी कि हम देख रहे हैं जो हमारे पास ऑप्शन सी है, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो ए का पोजीशन है फिक्स है, वो जान रहा है कि ए को कहाँ कहाँ पे रखना है, ठीक है, तो ए को हम बाहर कर लेंगे। बाकी हमारे पास कितने बच्चे हैं, देखिए 3 3 6 7 8 9 10, 10 लेटर्स बचते हैं, तो ये 10 फैक्टोरियल हो जाएगा। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो यन है और जी है, ये 3 3 बार रिपीट हुए हैं, यानी कि हम डिवाइड कर देंगे 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल से, तो हमें टोटल अरेंजमेंट मिल जाएगा। लेकिन जो हमें रिक्वायर्ड है सिर्फ वो एक चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक से टोटल में को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना, एक को टोटल से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है हमें वो मिल जाएगी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ हम। हमारा ये अगला सवाल रहा, इसमें क्या पूछा है, दिया हुआ 3/5 टू द पावर ऑफ x इज इक्वल टू 81/6 तो हमें पूछा क्या, एक्स पावर एक्स की वैल्यू। अब देखिए दोस्तों जो हमारा ये क्या है, 81/6 टू 5 है। हम जानते हैं कि जो 81 है ये किसका है, 3 की पावर 4 है, और ये 6 टू 5 5 की पावर 4, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं क्या, 3 की पावर 4 डिवाइड बाई 5 की पावर 4, ठीक है। अभी किसके बराबर है, 3/5 की पावर ऑफ x के। तो हम यहाँ से सीधे देख रहे हैं जो x है किसके बराबर है, 4 के, x किसके बराबर है, 4 के। तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि x पे पावर x क्या हो जाएगा, 4 पे पावर 4, यानी कि 4 चौके 16, 16 चौके 64, और 64 चौके कितना होता है, 256, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा,
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ हम। ये रहा हमारा अगला सवाल। ठीक है, इसमें ट्रेन से रिलेटेड है। इसमें दिया है कि 60 किलोमीटर पर स्पीड से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ट्रेन है, ठीक है, वो एक टनल को पार करती है कितने टाइम में? 24 सेकेंड में। अच्छा देखिए दोस्तों, जब ट्रेन है एक टनल को पार कर रही है, एक तो वहां पे वो टनल का टोटल डिस्टेंस कवर करेगी, और दूसरा खुद की जो ट्रेन की डिस्टेंस होगी, यानी जो ट्रेन की लंबाई होगी, उसको भी वो क्या करेगी? कवर करेगी। यानी कि टनल के केस में हम क्या करेंगे? ट्रेन के भी लंबाई को ऐड करेंगे और टनल की भी लंबाई को हम ऐड करेंगे। ठीक है, अब देखिए फिर आगे क्या दिया हुआ है कि इट टेक्स 15 सेकंड टू क्रॉस ए मैन वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। एक आदमी है जो ट्रेन के ही डायरेक्शन में 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ट्रेन उसको क्रॉस करने में कितना समय लगाती है? 15 सेकंड का। तो इसमें पूछा क्या है? फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड द लेंथ ऑफ द टनल। ठीक है, यानी कि ट्रेन की लंबाई बतानी है और उस टनल की लेंथ को भी। तो देखिए हम देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या? ट्रेन की स्पीड। क्या स्पीड जो दिया हुआ है किसकी? ट्रेन की। कितना दिया हुआ है वो? 60 किलोमीटर पर आवर। कितना दिया हुआ है? 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे? मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये किस में आ जाएगा? मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम इसको डिवाइड करते हैं 6 से। ये 10 बार में, ये 3 बार में, यानी कि जो ट्रेन की स्पीड आ गई कितनी हो गई? वो 10 5 जा 50, यानी कि 50/3 मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गया। अब देखिए जो एक आदमी है जो ट्रेन के ही दिशा में जा रहा है, तो हम यहाँ पे जो स्पीड है मैन की उसको निकालेंगे। कितना दिया हुआ है? 6 किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर पर आवर, इसको भी हम चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में। तो देखिए 6 से इसको काट देंगे कितनी बार में? 3 बार में, यानी कि जो आदमी है उसका स्पीड कितना हो गया मीटर पर सेकेंड में? 5/3 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों हमने यहाँ पे अलग अलग निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि आदमी को क्रॉस करने में उसको कितना सेकंड लगते हैं? 15 सेकंड, जबकि आदमी और ट्रेन दोनों एक ही स्पीड में जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आदमी है, ठीक है, यहाँ पे आदमी है, और ये मान लीजिए क्या है? ये ट्रेन है। ठीक है, दोनों एक ही स्पीड में जा रहे हैं, मतलब एक ही स्पीड में एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यानी कि हम क्या करेंगे इस केस में? उनका रिलेटिव स्पीड ले लेंगे। देखिए रिलेटिव स्पीड कितना है? ये 50/3 है, यानी कि 50/3 है। ये कितना है? 5/3 है। तो हमारा रिलेटिव स्पीड कितना आ जाएगा? देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि हर दोनों का सेम है, तो 3 ही हो जाएगा। 50 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 45, यानी कि 15। यानी कि इस केस में जो रिलेटिव स्पीड है कितना दिया है वो? 15 मीटर पर सेकेंड। अच्छा देखिए, जब कोई ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करती है, तो वहां पे वो कौन सी डिस्टेंस कवर करती है, यानी कि कितनी दूरी कवर करती है? जब ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करती है, इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेन सिर्फ अपनी दूरी चल रही है। ठीक है, अब देखिए जो हमें यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी यानी कि रिलेटिव स्पीड मिल गई, कितना है वो? 15 मीटर पर सेकेंड है। और कितने समय में क्रॉस कर रही है वो? 15 सेकेंड में। यानी कि देखिए हमें समय मिल गया है यहाँ पे, कितना है वो? 15 सेकेंड है, और स्पीड भी कितना दिया? 15 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? जो ये आएगा, क्या मिलेगी? ट्रेन की डिस्टेंस मिलेगा। किसका डिस्टेंस मिलेगा? ट्रेन का। कितना हो जाएगा? 15 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 225। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गई हमारी? ट्रेन की स्पीड। ठीक है, अब देखिए हमारी ट्रेन की जो स्पीड कह रहा हूँ, सॉरी, जो ट्रेन का डिस्टेंस है कितना आ गया वो? 225। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। ये तो हमारी ट्रेन की स्पीड निकल गई, और ट्रेन का डिस्टेंस भी। ट्रेन का डिस्टेंस कितना है? 225। अब देखिए पहले केस में जब वो किसको क्रॉस कर रहा था? टनल को, तो यानी कि जो टनल का डिस्टेंस होगा उसको हम एक्स मान लेते हैं, और जो ट्रेन की डिस्टेंस है वो कितना आया है हमें? 225 मीटर। ठीक है, ये टनल का डिस्टेंस हो गया और ट्रेन का डिस्टेंस हो गया। उसको कितने टाइम में क्रॉस कर रहा है वो? 24। कितने में? 24 सेकेंड में।
यानी कि क्या करेंगे हम, जो ट्रेन की स्पीड है उसमें 24 से गुणा कर देंगे। यानी कि क्या करते हैं हम, दूरी बराबर क्या करते हैं, चाल गुणे समय। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमने कितना निकाला था यहाँ पे ट्रेन का, मीटर पर सेकंड में 50/3। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 50/3 इंटू कितना टाइम ले रहा है, 24। अब देखिए 3 से 24 को क्या करेंगे हम, 8 बार में काट देंगे। यानी कि 8 पंजे 40। कितना हो गया ये, 400। देखिए 2 to 5 पे इधर लाके हम घटा दे तो हमें किसकी डिस्टेंस मिल जाएगी, प्लेटफॉर्म की। कितना बच रहा है, 5 7 1। अब देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पे मिल गया कि ये 2 to 5 किसकी स्पीड है, किसकी डिस्टेंस है, ये ट्रेन की। और ये 175 किसका हो जाएगा डिस्टेंस, ये टनल का। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दोनों दिया हुआ है, ठीक है। ये जो 225 मीटर है ये किसकी लंबाई हो गई, ट्रेन की। और 175 मीटर जो दिया आया वो किसकी लंबाई हो जाएगी, टनल यानी कि सुरंग की। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें कह रहा है कि टू फ्रेंड्स हैं एक्स एंड वाई, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पे हैं, 500 किलोमीटर की दूरी पे है। तो कह रहा है कि जो एक्स है अपनी कार से वाई की तरफ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से निकलता है, और वाई क्या करता है, अपनी बाइक लेता है, वो एक्स की तरफ चलना स्टार्ट करता है 50 किलोमीटर प्रति घंटे से। अब इसमें दिया है कि जो एक्स है वो 9 AM पे निकलता है और जो वाई है 1 घंटे बाद निकलता है। फिर पूछा क्या है, व्हाट टाइम डू दे मीट, यानी कि वो किस समय पे मिलेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए एक फ्रेंड है यहाँ पे एक्स है, एक फ्रेंड यहाँ पे वाई है। इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, 500 किलोमीटर। ठीक है, अब जो एक्स है इसकी स्पीड कितनी है, देखिए एक्स अपनी कार लेता है 60 से, एक्स की स्पीड जो दिया है कितना है वो 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक, और जो वाई है इसकी स्पीड कितना दिया हुआ है, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जो एक्स है, ठीक है, वो 9 बजे निकलता है और वाई 1 घंटे बाद। अच्छा देखिए, जो यक्स है इसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर घंटा है, यानी कि 1 घंटे में एक्स कितना दूरी जाएगा, 60 किलोमीटर। अब देखिए जो एक्स है वो कितने बजे निकलता है, 9 AM पे। ठीक है, और जो वाई है वो 1 घंटे बाद, यानी वाई कितने AM पे निकलता है, 10 AM पे। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जब वाई निकलता है 10 बजे, 10 बजे तक यक्स 1 घंटे में कितनी दूरी चल चुका होगा, 60 किलोमीटर। क्योंकि उसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में जो यक्स है वो 60 किलोमीटर जाएगा। तो देखिए यानी कि 10 बजे यहाँ पर आ गया एक्स भी। ठीक है, वो 60 किलोमीटर दूरी चल चुका है। अब कितना दूरी बचा दोस्तों, देखिए ये 500 था, अब 60 तो एक्स ने कवर कर लिया, यानी कि 500 में से हम 60 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 440 किलोमीटर। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि x 10 बजे निकलेगा, y भी 10 बजे निकलेगा, और दोनों के बीच की कितनी दूरी बची है, 440 किलोमीटर। अब देखिए दोस्तों दोनों क्या कर रहे हैं, अपोजिट दिशा में जा रहे हैं, एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। तो इस केस में हम क्या लेते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, यानी कि दोनों की स्पीड को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, दोनों की जो चाल है उसको हम जोड़ देंगे। अब देखिए एक्स की जो चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और वाई का चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि दोनों का जो चाल वो कितना हो जाएगा, ये 50 है और ये 60 है, 60 50 कितना हो गया, 110, यानी कि 110। और कितनी दूरी बची है दोनों के बीच की है दोस्तों, 440 किलोमीटर। देखिए एक से एक कट गया, 11 चौके 44, यानी कि हम बता सकते हैं कितने समय लगेगा, 4 आवर का। अब देखिए 10 बजे निकला था वाई, अगर जो हम उसमें 4 जोड़े, 10 2 12 2 बजे, यानी कितने बजे मिलेंगे वो लोग, 2 बजे के आसपास मिलेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें क्या दिया हुआ है, उसमें एक सिलेंडर है, ठीक है, इसकी रेडियस को हम इंक्रीज कर रहे हैं 50% से और उसकी हाइट को इंक्रीज कर रहे हैं 75% से। तो हमें बताना है कि जो उसका ओरिजिनल वॉल्यूम है, जो नया वॉल्यूम हमने निकाला उसका कितना परसेंट है। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे कि हम जानते हैं जो बेलन है दोस्तों, बेलन यानी कि सिलेंडर है, उसका वॉल्यूम क्या होता है,
दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनका देखिए, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए जो 50% है उसके रेडियस में इंक्रीज हो रहा है, कितने का, 50% का। 50% का फ्रैक्शनल वैल्यू जानते हैं कितना होता है, ऋणात्मक मान 1/2। यानी कि कह रहा है कि जो रेडियस पहले 2 थी अब वो 1 बढ़ गई है, यानी कि जो नया रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा, 3। तो यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारा R1 था वो 2 हो जाएगा, और जो R2 है वो कितना, 1 बढ़ जाएगा, 50% बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा वो, 3 हो जाएगा। और दूसरी बात में क्या कह रहा है वो, कि जो उसकी हाइट है, क्या है, उसकी हाइट, हाइट कितने से बढ़ रही है, 75% से। तो दोस्तों हम जानते हैं जो 75% है इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 3/4। यानी कि पहले हाइट 4 थी अब 3 बढ़ गई है, यानी कि नया वाला हाइट कितना हो जाएगा, 7। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा H1 था वो कितना है, 4 है। लेकिन जो हमारा H2 है, जो नई वाली हाइट है, कितना बढ़ गया है वो, 75%। यानी कि कितना हो जाएगा वो, दोस्तों हमारा हो जाएगा 7। ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या निकालना है, पूछा है कि उसका वॉल्यूम, पहले कितना उसका वॉल्यूम था, कितना उसका वॉल्यूम होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस केस में हम जानते हैं कि जब बेलन की हम आयतन को निकालते हैं तो क्या होता है वो, जो उसका बेस है, ठीक है ना, उसका एरिया इंटू हाइट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जो हो जाएगा होता है वो πr² H। ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो दोनों आयतन हमें मिल रहे हैं दोनों का हम क्या ले लेंगे, रेशियो ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये V1/V2 हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, पाई, देखिए इसको हम R1 मान लेते हैं, इसको H1, नया वाला क्या हो जाएगा, R2 का स्क्वायर, और यहाँ से H2। देखिए पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। R1 कितना है हमारा, 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। और उसमें उसकी हाइट कितनी है, H1 की 4 है, 4 × 4। अब देखिए R2 कितना है, 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। और जो नई आई है हाइट कितनी है, 7, यानी कि 7। अब देख रहे हैं यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 4 4 जा 16 हो गया, और 9 7 जा 63 हो गया। अब दोस्तों देखिए जो पुराना वॉल्यूम है कितना है, वो 16, और जो नया वॉल्यूम कितना है वो 63। अब पूछ रहा है कि जो पुराना आयतन है वो नए आयतन का कितना परसेंट है, ठीक है ना। प्राप्त आयतन के प्रतिशत में मूल आयतन को व्यक्त कीजिए। अब क्या करेंगे, इसी में अगर जो हम 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, नया वाला आयतन मिल जाएगा, मतलब जो पुराना वाला है मूल आयतन है उसका परसेंटेज मिल जाएगा, क्योंकि वो 16 है और जो नया है कितना, 63 है। तो देखिए कितना हो जा रहा है। तो देखिए दोस्तों अगर जो यहाँ पे 64 होता तो ये 16 से पूरा का पूरा कितनी बार में कट जाता, 4 बार में। लेकिन ये क्या है, 64 नहीं है, यानी कि कम है, यानी कि 4 बार में ना जाके थोड़ा सा ये क्या होगा, कम होगा, 4 से थोड़ा सा कम होगा। अब देखिए अगर मान लीजिए पूरा का पूरा 4 होता तो कितनी बार में कट जाता, 25 बार में। लेकिन ये 4 से थोड़ा कम है, तो यानी कह सकते हैं जो वैल्यू आएगी वो 25 से अधिक आएगी। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन सी ही एक ऐसा है जो 25 से थोड़ा सा अधिक है। ठीक है, यानी कि इस केस में हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ हम। अगला सवाल दोस्तों हमारा ये रहा, इसमें दिया है कि व्हेन randomly selecting a 3 digit number what is the probability of selecting a number divisible by both 5 and 9। कह रहा है दोस्तों कि 3 डिजिट का नंबर लेते हैं, ठीक है, और हमें बताना है कि उसमें 5 और 9 से विभाज्य, ठीक है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो 5 और 9 से डिविजिबल होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए हमारा जो 3 डिजिट का नंबर स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, 100 से, और जाता कहाँ तक है ये, 101 हो गया, 102 हो गया, ऐसे डॉट डॉट 103, 999। ठीक है दोस्तों, इतनी तक होता है। तो हमें देख लीजिए कि 3 डिजिट का जो नंबर है टोटल कितने नंबर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 99 है, अच्छा देखिए दोस्तों अगर जो इसको हम लेते कितना, 1 से 100 तक लेते, 1 से 100 तक लेते, तो यहाँ तक कितने नंबर्स होते हैं,
999 999 अगर जो एक से लेते हैं, लेकिन हम ले कहाँ से रहे हैं, 100 से, यानी कि जो 99 है उसको हम बाहर कर दे रहे हैं। तो टोटल नंबर हमारे पास कितने आ जा रहे हैं, टोटल नंबर कितने आ जा रहे हैं हमारे पास, सिर्फ 900। ठीक है, टोटल ये डिजिट कितने नंबर आएंगे, 900। देखिए अगर जो हम एक से यानी 1 से स्टार्ट करते हैं 999 तक, तो हमारे पास टोटल नंबर्स होते 999 999, लेकिन हमें सिर्फ 3 डिजिट का लेना है, यानी कि 2 डिजिट, यानी कि 1 से 99 तक के नंबर को हम हटा देते हैं, तो हमारे पास सिर्फ कितने नंबर मिलेंगे, 900। ठीक है दोस्तों, अब हमें ये बताना है कि जो ये नंबर्स आए हैं इसमें से कौन कौन से नंबर हैं जो 5 और 9 दोनों से डिविजिबल होंगे। तो दोस्तों देखिए, जो 5 और 9 से वही नंबर डिविजिबल होंगे जो 5 और 9 का मल्टीपल होंगे, यानी कि कितना, 45। ठीक है, कौन से नंबर होंगे वो, जो 45 का मल्टीपल होंगे, वही नंबर जो है 9 ओ 5 और 9 दोनों से क्या होंगे, डिवाइड होंगे। ठीक है, तो देखिए हम देखते हैं कौन कौन से नंबर हैं जो 45 से डिविजिबल होंगे। तो देखिए जो पहला नंबर है हमारा कितना होगा, 45 हो गया, फिर 90 हो गया, फिर 135, यानी कि जो पहला नंबर स्टार्ट होगा हमारा वो 135 होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए टोटल हमें निकालना है ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो 45 से क्या होंगे, डिवाइड होंगे। ठीक है, अब देखिए हम पहले देखते हैं कि 100 नहीं होगा, 101 नहीं, यानी कि पहला नंबर हमें क्या मिल रहा है, वो 135, 135। देखते हैं हम लास्ट वाला नंबर क्या होगा जो किससे 45 से डिविजिबल होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, 999 को हम क्या करेंगे, 45 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि जो लास्ट वाला नंबर आएगा वो नंबर कौन सा होगा या फिर कितने नंबर्स होंगे। ठीक है, तो देखिए 2 बार में लेके जाएंगे हम, 90 हो जाएगा, फिर 9 आ गया, फिर ये 9 आ गया, 2 बार में 99 बच गया, यानी कि जो लास्ट वाला नंबर होगा कितना होगा वो, दोस्तों लास्ट वाला जो नंबर होगा, ये तो हमारा पहला नंबर हो गया, लास्ट वाला नंबर हमारे कितना मिल रहा है वो 990, यानी कि टोटल कितने नंबर्स यहाँ से दिख रहे हैं हमें, 22। अब देखिए स्टार्टिंग के टोटल नंबर का जो निकाले देखो 22 होगा, लेकिन ये दो जो नंबर्स हैं वो तो 3 डिजिट में आते ही नहीं है, यानी कि ये दो नंबर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, यानी कि टोटल नंबर्स हमें कितने मिलेंगे, वो हो जाएंगे 20। या तो देखिए हम यहाँ से टोटल नंबर्स की संख्या निकाल भी सकते हैं, हमें पता है कि ये 990 पहला डिजिट क्या है, 135 है, जानते हैं ना, एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, कितने का डिफरेंस है, 45 का डिफरेंस है। ठीक है, अब देखिए इसको हम घर ला के माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, यहाँ पे कितना है, 8 में से 3 जाएगा, 5 बचेगा, फिर 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा। इसको हम क्या करेंगे, 45 से अगर जो हम इसको डिवाइड करें तो कितना मिल रहा है हमें, देखिए 45 वन जो 45, कितना बच गया, 40, यानी कि 405। तो कितनी बार में हो जाएगा ये, 9 बार में, यानी कि एन माइनस वन की वैल्यू कितनी आ गई, 19, यानी कि एन की वैल्यू कितनी आ गई, 20। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इतना चीज हमने निकाल लिया, यानी कि हम यहाँ से अब कह सकते हैं कि ठीक है, 3 डिजिट का जो नंबर है वो 20 नंबर्स हैं जो किससे डिवाइड हो गएंगे, टोटल 45 है, यानी कि सिर्फ ऐसे 20 ही नंबर्स हैं, 20 नंबर्स ही हैं जो 9 और 5 दोनों से डिवाइड होंगे। ठीक है, कितने नंबर्स हैं, सिर्फ 20 नंबर्स हैं, और टोटल कितने नंबर्स आए हैं हमारे पास, 900। 3 डिजिट के 900 नंबर्स हैं, और कितने नंबर्स हैं, 20 नंबर्स हैं जो डिविजिबल होंगे। तो यहाँ से हम रिक्वायर्ड आंसर निकाल सकते हैं, जो कितना हो जाएगा, वो 20 डिवाइड बाई 900। ठीक है, तो अब देखिए एक से एक कट गया, दो से काटेंगे कितनी बार में, 45 बार में, यानी कि 1/45, ये क्या हो जाएगी हमारी पॉसिबिलिटी हो जाएगी नंबर सेलेक्ट करने की, जो कि 5 और 9 दोनों से क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है दोस्तों, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ हम। ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको बोल रहा है कि हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है।
ठीक है दोस्तों, ऐसा जब आ जाए बार बार तो हम जानते हैं कि 2/9 ही है। ठीक है, इसको देखिए हम ऑप्शन से भी कर सकते थे, यानी कि हमारा जो पहला ऑप्शन हो जाएगा वही करेक्ट आंसर। देखिए जो बार बार ऐसे रिपीट होगा ना, 2 2 2 2 2, यानी कि जो नंबर होगा उसको हम क्या करेंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर जो एक ही नंबर, इसको हम लिख सकते हैं जैसे कि 0.2 पे बार, क्योंकि देखिए ना बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि फिर ऐसे केस में क्या करेंगे हम, 2/9। देखिए ऑप्शन में भी पहला दिया है, 1/12 नहीं होगा, 1/5 भी नहीं होगा, 1/7 भी नहीं होगा। ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए। ठीक है के ठीक है दोस्तों, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये एक सवाल दिया हुआ है, इसमें क्या कह रहा है कि एक व्यापारी है, ठीक है, वो 500 केजी माल खरीदने के लिए एक थोक व्यापारी, यानी कि वो होलसेलर के पास जाता है। ठीक है, और जो होलसेलर के पास एक क्या है, स्केल है, वो 1 केजी को 200 ग्राम, मतलब 1200, यानी कि 1 किलो की जगह पे कितना रीड करता है वो, 1200 ग्राम का रीड करता है। ठीक है, बाद में व्यापारी अपने क्रय मूल्य को 25% अंकित करने के बाद ग्राहक को 5 केजी बेचता है। तो हमें बताना है कि व्यापारी के लिए अप्रोक्सीमेटली कितना लॉस या फिर प्रॉफिट परसेंट हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दुकानदार जो होलसेलर हो क्या कर रहा है कि 1 केजी है, ठीक है ना, 1 केजी की जगह पे उसका मशीन कितना बताता है, 1220 ग्राम। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, यानी कि वह 1200 ग्राम दे रहा है, कौन, होलसेलर, इसको मर्चेंट को यानी व्यापारी को बेच रहा है, लेकिन उसका जो एक्चुअल जो वेट है कितना है, वो 1 केजी, यानी कि दुकानदार तो कितना बेच रहा है, जो होलसेलर है, 1200 ग्राम, लेकिन उसका असल में मतलब रियल में कितना वेट है, सिर्फ 1 केजी है। यानी कि यहाँ से हम देखिए जो मर्चेंट है उसको कितने का लॉस हुआ, 200 का लॉस हुआ, कितने का, 200 का लॉस हो रहा है किस पे, 1200 ग्राम पे। ठीक है, कितने का लॉस हो रहा है, अब देखिए 1200 ग्राम तो ले रहा है, लेकिन उसको मिल कितना रहा है, सिर्फ 1 किलोग्राम, यानी कि जो 1200 ग्राम पे का वो तो पेमेंट कर रहा है, उसको मिल कितना रहा है, सिर्फ 1 केजी, यानी कि 200 ग्राम का एक्स्ट्रा पेमेंट है, उसका क्या हुआ, वो लॉस हुआ, कितने पे, 1200 पे। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका परसेंट निकाल लेंगे। देखिए, अब देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा, 100, ये 6, यानी कि 100/6, यानी कि हम कह सकते हैं कितना आ जाएगा ये, 6 × 6 4 बच गया, कितना हो गया, 40, 6 × 36, फिर कितना बच गया, 4 बच गए, यानी कि 16 4/6, यानी कि दोस्तों हमारे पास कितना पहले का लॉस हो रहा है, 16 होला 2/3 का ये लॉस हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, ये तो पहले का ही लॉस हो गया सामान खरीदते टाइम में ही, कितने का, ठीक है, 16 सही 2/3 का हमारा ये पहले ही सामान खरीदते टाइम में लॉस हो गया। और दूसरे टाइम पे क्या कर रहा है कि वो जो उसका मार्क प्राइस है उसको क्या कर रहा है, 25% बढ़ा दे रहा है, ताकि दुकानदार सोच रहा है कि 25% उसको फायदा हो, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये 16 सही 2/3% उसके पहले ही उतना उसका नुकसान हो चुका है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस के लिए हम सक्सेसिव ले सकते हैं, यानी कि पहले केस में उसको क्या हुआ था, देखिए 2/3 को हम लिख सकते हैं 0.66 ले लेते हैं। ठीक है, ये पहले इतना लॉस हुआ, फिर बाद में क्या हुआ, 25 का वो मार्क प्राइस किया। ठीक है, फिर अब देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये, 25 का इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 छक्के 150, फिर 25 छक्का 150, 165, फिर 16, फिर 25 छक्का 150, और 16 उसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 166 हो गया, फिर कितना बचा हमारे पास, 3 बच गया, फिर 25 से कम 25, और 25 और 16 41। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना, 2 था, यानी 4, यानी कि लगभग
कितना आ जा रहा है ये हमारा, देखते हैं सक्सेसिव में। यानी कि दोस्तों देखिए, ये जो हमारा लास्ट वाला आ रहा है कितने के आसपास आ रहा है लगभग, जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में, लगभग कितना आ जा रहा है वो, 4.1 के आसपास। यानी कि हम देख रहे हैं टोटल, अगर जो यहाँ से कितना हो जा रहा है, 16 4 20.76 के आसपास, और ये कितना है प्लस का 25। यानी कि हम देख रहे हैं लगभग अप्रॉक्स में 4% के आसपास उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। दोस्तों ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें दिया हुआ है कि द एवरेज ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव नंबर इज 15, मोर देन वन थर्ड ऑफ द फर्स्ट नंबर। दोस्तों इसमें कह रहा है तीन नंबर हैं जो कि क्या है, क्रमागत हैं, उनका जो एवरेज है यानी कि उनका जो औसत है पहले वाले नंबर के एक तिहाई से 15 अधिक है। तो हमें बताना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। ठीक है दोस्तों, जब भी ऐसे 3 हुए, 5 हुए, 7 हुए, क्रमागत यानी कि कंसेक्यूटिव नंबर्स थे, तो हम क्या करेंगे, उसको ऐसे मान लेंगे, एक x मानो, फिर उसको एक x+1 मान लो, फिर पहला वाला x-1। अब देखिए, ये तीनों जो है एक क्रम से हैं। इस केस में जो हमारा औसत होता है दोस्तों, वो हमारा बीच वाला नंबर जो होता है वही क्या होता है, एवरेज होता है। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं जो हमारा औसत है वो कौन सा है, x है। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है देखो, जो तीनों संख्याओं का औसत है ये है कि पहली संख्या के एक तिहाई से, पहली संख्या कौन सा है, x-1, पहली संख्या के एक तिहाई से ये कितना अधिक है, पहली वाली जो औसत है वो 15 अधिक है। यानी कि अगर हम इसमें से 15 को क्या करें, घटा दें, तो पहली संख्या की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये हमारा कितना हो जाएगा, 3x-45 बराबर x-1। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे, कितना हो जाएगा, 2x बराबर, इसको इस साइड लेके आएंगे प्लस तक, यानी कि 44। यानी कि कह सकते हैं कि जो हमारा x है उसका मान कितना आ गया, 22। अब देखिए दोस्तों, ये बीच वाली संख्या 22 हो गई, ये 23, ये 31। तो पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 23, यानी कि 23। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, बी। ठीक है दोस्तों, फिर बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें दिया है कि अमीन, बासा एंड चार्ज, ठीक है, वो काम कर रहे हैं कितने दिनों में, 90 दिनों में, 40 दिनों में, 12 दिनों में। ठीक है, बट दे डिसाइड टू वर्क one at a time each day and receive 240 towards their remuneration। फिर क्या दिया, फाइंड द अमाउंट ईच पर्सन रिसीव। देखो दोस्तों, इसमें ये कह रहा है कि अमीन है, बासा है, चार्ज है, तीनों जो है क्रम से 90 दिन, 40 दिन और 12 दिन में एक कार्य को खत्म करते हैं। ठीक है, और 240 रुपए उनको मिलता है, वो भी किस हिसाब से मिलता है, जिन लोगों ने जैसे काम किया है। ठीक है, उनके काम के अकॉर्डिंग पैसे उनको लेना है, यानी कि जिसने ज्यादा काम किया उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, जिसने कम काम किया उसको कम पैसे मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो अमीन है यानी कि ए, वो कितने दिन में खत्म कर रहा है, 90 दिनों में। और जो बासा है वो कितने दिनों में खत्म कर रहा है, 40 दिनों में। और सी जो है यानी कि चार्ज, उसको हम सी से लिखेंगे, कितने दिन में खत्म कर रहा है, 12 दिनों में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हम एक चीज देख के गेस कर सकते हैं कि जो ये चार्ज यानी कि सी, ये सबसे कम दिनों में काम को खत्म कर रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा काम किसने किया है, सी ने। सबसे ज्यादा पैसा किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। फिर उसके बाद बी जो है कम दिनों में किया है तो बी को मिलेंगे, यानी ए ने सबसे ज्यादा दिन लगाया काम खत्म करने में, यानी कि ए को सबसे कम पैसा मिलेगा। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम ऐसा कर सकते हैं कि एक अगर जो नंबर ऐसा कोई ले लें जो तीनों से डिवाइड हो जाए, तो हम इनकी क्या निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो ठीक है, हम मान लेते हैं टोटल वर्क जो था इनका, अगर हम एलसीएम लें तो कितना मिलेगा हमें, 360 आ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं जो ए की एफिशिएंसी है वो कितना है, 4 है। बी का कितना हो जाएगा, इस हिसाब से 360 में 40 से भाग देंगे तो 9 आ जाएगा। और सी 12 है, अगर 360 में भाग दे तो कितना आ जाएगा, 30। यानी कि हम कह सकते हैं कि
जो ए है, एक दिन में 4 काम कर रहा है, बी एक दिन में 9 काम कर रहा है, सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 30 काम कर रहा है। यानी कि जो पैसे इनको मिले हैं, वो भी किस रेशियो में डिवाइड होंगे दोस्तों? 4 के, 9 और 30। यानी कि जो उनके पैसे भी हैं, वो 4, 9 और 30 की रेशियो में ही डिवाइड होंगे। तो देखिए दोस्तों, एक चीज़ हम और यहाँ से कह सकते हैं, देखिए उसी रेशियो में डिवाइड होंगे, यानी कि जो पहला वाला होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, दूसरा वाला 9 का मल्टीपल होगा, तीसरा वाला 30 का मल्टीपल होगा। तो हम देख रहे हैं ये 6 4 10, ये 5 4 9, ये 7 4 11, 6 4 10। यानी कि सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ये बी, जो कि 9 से डिवाइड हो रहा है। तो हमें यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन हम वैसे भी निकाल लेते हैं। अब देखिए ये 9 4 13, 13 और 30 कितना होता है? 43, 43 आ गया टोटल। इसका वैल्यू कितना दिया है हमें? 240, 240। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है यहाँ पे? अब देखिए यहाँ पे ये 64 है, ये 54 है, 74, 64। अब दोस्तों हम यहाँ से एक की वैल्यू निकालें तो हमें इसको या किस तरह से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है? 240 को, तो हमें कितना मिल जाएगा लगभग? अप्रॉक्स में देखिए कितना आ जा रहा है ये। हम्म, देखिए दोस्तों लगभग ये 6 के आसपास में आ जा रहा है। कितने के आसपास में आ जा रहा है? 6 की। देखिए 6 चौके 24, 240, 6 त्रिके 18, यानी कि लगभग ये 6 के आसपास में आ रहा है। और उसी रेशियो में पैसे भी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? देखिए 6 चौके 24 और 9 छक्का 54 और 6 त्रिके 18 के आसपास लगभग। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी, ठीक है, जो ज्यादा उसी के आसपास है। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या दिया हुआ है हम देखते हैं। ये पहला वाला क्या दिया हुआ है, ये दूसरा तीसरा सब दिया है। यहाँ पे दोस्तों ऐसे लिखा हुआ है, जो x डिवाइड बाई वाई प्लस जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाई जेड प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जेड डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई माइनस जेड। ये किसके बराबर है? आर के बराबर है। तो दोस्तों अगर जो हम यहाँ से मान लीजिए पहले वाले केस में इसको बराबर करिए आर के, तो हम देख रहे हैं कि जो x बराबर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? आर को कॉमन लेने कितना बचेगा ये? वाई प्लस जेड माइनस एक्स, ठीक है। अब ऐसे हम यहाँ से देख लें, वाई का भी ऐसे ले सकते हैं, आर ले लेंगे, फिर कितना हो जाएगा? एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस जेड माइनस वाई। वैसे यहाँ से हम जेड बराबर भी ले लेंगे, आर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वाई माइनस का जेड। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अगर जो इन तीनों को हम जोड़ दें, ठीक है, देखिए आर तो तीनों में है, अगर जो इन तीनों को हम जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर है, देखिए आर तीनों में है, यानी कि हम आर को यहाँ क्या करेंगे? बाहर ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जोड़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये प्लस का वाई है, ये माइनस का वाई कट गया, ये प्लस का जेड है, ये माइनस का जेड कट गया, ये देखिए माइनस का एक्स, ये प्लस का एक्स कट गया। यानी कि हमारे पास बचा कितना? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी कितना बचा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए दोस्तों हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। अब हम यहाँ ऑप्शन से चेक कर सकते हैं कि हम आर का कौन सा वैल्यू रखें यहाँ पे। अगर जो -1/2 रखते हैं, तो हम देख रहे हैं इधर माइनस का 1, 2 ना इक्वल नहीं होंगे, 1 और 2, 1 तो हो जाएगा लेकिन -1/2 नहीं, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सी ऑप्शन ले सकते हैं। अगर जो आर के बराबर हम 1 रखें, तो हम देख रहे हैं हमारा दोनों साइड क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन, ठीक है। फिर बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। इसमें दिया हुआ है कि इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है ना, फिर पूछ रहा है कि समीकरण की मूल प्रकृति, यानी कि नेचर ऑफ रूट्स पूछ रहा है। तो दोस्तों जब भी हमें नेचर की रूट्स पता करना हो तो हम क्या निकालते हैं? डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, ठीक है। हमारा क्या होता है? डी बराबर कितना होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। अगर ये बराबर 0 के आता है तो जो हमारा रूट होते हैं, देखिए यहाँ पे हम निकाला, अगर जो डी हमारा क्या है वो 0 से बड़ा है, तो जो हमारा रूट होगा, ठीक है ना, वो क्या होंगे?
रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। अगर ये डी जो है 0 के बराबर आ गया तो हमें क्या मिलते हैं इस केस में? रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? रियल होंगे एंड अनइक्वल। ठीक है, तो देखिए कि डी जो है वो 0 से छोटा आ गया तो हमें हमेशा हर केस में क्या मिलते हैं? मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें कौन से नंबर मिलेंगे यहाँ पे? तो दोस्तों देखिए, जब भी हमारा ये जो डी है 0 से छोटा आया तो हमेशा नंबर हमें कौन सा मिलेगा? वो हमेशा जो आएगा वो इमेजिनरी नंबर होगा। ठीक है ना? अब देखिए हम यहाँ पे निकालते हैं। जो बी है हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ से बी हमारा 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 हो गया, -4 है। ए की वैल्यू कितनी है? 3 है। 4 × 3, फिर सी की वैल्यू कितनी है? 3 है। देखते हैं, 25 माइनस 3 3 9 चौके 36। दोस्तों देख रहे हैं हमें कितना मिल रहा है? -11। -11 मिल रहा है तो फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा डी आ रहा है वो क्या है? 0 से छोटा है, यानी कि जो हमारे रूट्स होंगे वो क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों ये रहा हमारा क्या? अगला सवाल। इसमें दिया है 65 व्यक्तियों के समूह में चावल 40 व्यक्तियों को सिर्फ क्रिकेट पसंद है और 10 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं। ठीक है, समूह में से प्रत्येक व्यक्ति कोई दो खेलों में से कम एक खेल को पसंद करता है। कितने व्यक्तियों को केवल टेनिस पसंद है? अब देखिए दोस्तों, टोटल कितने हैं? 65 है। अब देखिए इसको हम बता सकते हैं कि ये क्या हो गया? क्रिकेट हो गया ये, और ये क्या हो गया? टेनिस हो गया। तो इसमें दिया है क्रिकेट केवल 40 व्यक्तियों को पसंद है, और दिया है 10 व्यक्ति जो क्रिकेट और टेनिस को, तो यहाँ पे हम 10 को रख देंगे, कितने हो गए? 40 10 50, बाकी बचे कितना? 15। तो यहाँ पे 15 व्यक्ति होंगे जिनको सिर्फ केवल क्या पसंद होगा? टेनिस पसंद होगा। लेकिन दोस्तों इसमें केवल टेनिस पसंद है तो ऑप्शन में 15 नहीं दिया है, यानी कि सवाल में थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? कितने व्यक्तियों को टेनिस पसंद है? तो केवल को हम हटा देंगे तो यानी कि हमारा क्या आ जाएगा? 15 हो जाएगा। या फिर अगर जो केवल को हम ना हटाएं, ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर जो हम केवल को नहीं हटाते हैं तो जो हमारे पास एक ऑप्शन अलग से लिख लीजिए, कितना? 15 का। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगर जो केवल को हम हटा देते हैं तो फिर उस केस में हमारे पास कितने आ जाएंगे? केवल को जो हम हटाते हैं, कितने व्यक्तियों को टेनिस पसंद है? 15 तो ये हो गए, लेकिन 10 ऐसे भी हैं जिनको भी और टेनिस पसंद है। तब उस केस में हम बोल सकते थे कि 25। लेकिन ऐसा नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे दोस्तों? ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम अगली सवाल की तरफ। ये स्क्रीन पे रहा हमारा अगला सवाल। देखिए दोस्तों, पढ़ते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है कि इसमें दिया है कि उन दो क्षेत्रों को ज्ञात कीजिए जिनका संयुक्त समुच्चय 25% से अधिक है लेकिन उस वर्ष के कुल आवंटन के 50% से कम है, जहां ग्रामीण विकास और अन्य क्षेत्रों का आवंटन समान है। ठीक है ना? तो देखिए दोस्तों, हम देखते हैं इसमें ये बोल रहा है कि जो ये रूरल डेवलपमेंट दिया हुआ है, ठीक है ना, और अदर सेक्टर है, ठीक है ना, उसके बराबर हो लेकिन 50% से कम हो। ठीक है, तो हम देखते हैं ऐसे कौन से दो इंडस्ट्रीज हैं जिन दोनों को मिला करके जो ये रूरल डेवलपमेंट एंड अदर सेक्टर है उसके बराबर है और 50% से कम है। तो देखिए दोस्तों, इस पुराने वाले में हम देख रहे हैं कि ये रूरल डेवलपमेंट जो कितना दिया हुआ है? 30% है। ठीक है, और ये किसके बराबर है? ये देखिए, ये तो ये एग्रीकल्चर हो गया 20% है और मेडिकल 10%। यानी कि अगर जो इन दोनों को मिला दें, यानी कृषि को और चिकित्सा को, तो किसके बराबर हो जाएंगे? रूरल डेवलपमेंट के। ठीक है ना? तो यहाँ पे कौन से हो जाएंगे? एग्रीकल्चर और मेडिकल, इन दोनों को मिला दे तो हम किसके बराबर हो जाएगा? वो रूरल डेवलपमेंट सेक्टर के बराबर। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें क्या दिया हुआ है? फॉर द सेक्टर दैट रजिस्टर्ड द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन द एलोकेशन कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। इसमें दोस्तों पूछ रहा है कि कौन सा सेक्टर है
जो पिछले वर्ष में सबसे ज्यादा वृद्धि किया है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब पूछ रहा है कि उन दोनों के बीच में अंतर क्या है। वो कह रहा है कि देखिए ये जो दिया हुआ है ये 1991 में है, ये 1992 में है। पूछ रहा है कि यहाँ पे जो सेक्टर था, यहाँ पे 1992 1992 में आगे कितना ज्यादा, सबसे ज्यादा किसने डेवलप किया है और कितना डेवलप किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो टोटल कुल था उसका परिव्यय था कितना था, 2 लाख के आसपास। यहाँ पे कितना है, 30% था। तो यहाँ पे देखिए 2 लाख का 30% कितना हो जाएगा, यानी कि 2 3 6। यहाँ से हम देख रहे हैं कितना हमारे पास आ जा रहा है, 60,000 रुपीज, ठीक है ना। 60,000 कुल परिव्यय आ जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए 2.5 लाख था, और यहाँ पे कितना है ये, रूरल डेवलपमेंट 50%। अब देखिए ये 30 से यहाँ सीधे 50, यानी कि सबसे ज्यादा तो इसी में हुआ है। एजुकेशन वाले में सिर्फ देखिए कितना 15% ही था, तो हम रूरल डेवलपमेंट का ही लेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं इसका 50% कितना होगा, 2.5 लाख का। तो देखिए इसका 2.5 लाख का मतलब क्या हो जाएगा, 50% का मतलब सीधे उसका आधा है। आधा कितना हो जाएगा, ये 125, यानी कि 1.25 लाख, यानी कि 1,25,000। तो देखिए ये 60,000 है और ये 1,25,000 है। तो बताना क्या है, हमें दोनों का अंतर बताना है। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, ये 60,000 है और ये 1,25,000, यानी कि जो दोनों का अंतर आएगा कितना हो जाएगा, वो 65,000 के आसपास। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ हम। अगला सवाल इसमें ये दिया हुआ है कि द टोटल आउटले ऑन एग्रीकल्चर एंड मेडिकल टुगेदर इन 1992 वाज व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल आउटले ऑन इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल टुगेदर इन 1991। इसमें दोस्तों कह रहा है कि जो कृषि और चिकित्सा है, ठीक है ना, 1992 में कुल परिव्यय औद्योगिक और चिकित्सा पर एक साथ वर्ष 1991 में कुल परिव्यय से कितना प्रतिशत अधिक है। यानी कि देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 1992 का हम कृषि और चिकित्सा वाला निकाल लेंगे, ठीक है ना। 1992 में कृषि और चिकित्सा, कृषि पे कितना है, 15 है, और मेडिकल पे कितना है, उसपे 15 है, यानी कि टोटल कितने होगा, 30%, किसका, 2.5 लाख का। यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1992 में 2.5 लाख का, तो कृषि का 30% निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए करिए इधर से ये कितना हो जाएगा, ये 0 0 0 25 ठीक है, 75, यानी कितना आ गया हमारे पास, ये 75,000 आ गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम 1991 में ले लेंगे, किसका लेना है हमें, औद्योगिक और चिकित्सा का, ठीक है, इंडस्ट्रियल और मेडिकल का। तो देखिए यहाँ पे इंडस्ट्रियल 10% है, मेडिकल है कितना, 15%, यानी कि टोटल दोनों मिला के कितने हो गए, 25%, किसका, 2.5 लाख। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1991 में, सॉरी दोस्तों, हमें लेना है किसका, 1991 में लेना है। हम किसका लेंगे, यहाँ पे देखिए किसका लेना था हमें, इंडस्ट्रियल कितना है, 15%, और मेडिकल कितना है, 10%, यानी कि दोनों मिला के कितने हो गए, 25%, किसका, 2 लाख का। हमें यहाँ पे क्या करना है, 2 लाख का 25%, 25% का मतलब कितना होता है, 1/4। 1/4, 2 लाख में हम 4 से भाग देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 50,000। तो पूछ रहा है हमें कि 1991 में कुल परिव्यय से कितना अधिक था। अब देखिए यहाँ पे 50,000 है, ये कितना है, 75,000, कितना अधिक है दोस्तों, 25,000 अधिक है। 25,000 अधिक है किससे, 50,000 से। तो हम परसेंटेज बता सकते हैं कि यहाँ पे दिख रहा है हमें सीधे आधा अधिक है। आधा अधिक होने का मतलब कितना हो जाएगा, 50%। ठीक है, देखिए यहाँ से हम निकाल भी सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से काटेंगे कितनी बार में, 5 बार में, और यहाँ पे जीरो, यानी कि 50%, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें क्या रहा है कि दो ट्रेनें हैं, ठीक है ना, एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं पैरेलल ट्रैक पे, ठीक है। एक की स्पीड 25 मीटर पर आवर है, दूसरे की 35 मीटर पर आवर है, ठीक है दोस्तों। फिर पूछ रहा है कि इफ द फर्स्ट ट्रेन लीव्स 1 आवर अर्लियर देन द सेकेंड ट्रेन, हाउ मच टाइम विल
इसमें देखिए दोस्त ऐसे कह रहा है कि दो ट्रेन है, ठीक है ना। मान लीजिए एक ट्रेन ये है, एक ट्रेन बी है, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में जा रही है। एक की जो है स्पीड कितनी है, 25 दी है, वो 25 मीटर पर आवर। और दूसरे का कितना दिया हुआ है, 30 मीटर पर आवर। मीटर नहीं, शायद एक किलोमीटर होगा, लेकिन लिखा गया है ऐसे, कोई नहीं, ठीक है, देखते हैं। देखो दोस्तों इसमें दिया हुआ है, फिर ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं एक पैरेलल ट्रैक पे। फिर क्या पूछ रहा है कि जो पहली ट्रेन है दूसरी ट्रेन के 1 घंटे पहले निकल जाती है, यानी कि जो ये ट्रेन है 1 घंटे पहले निकल जाती है। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी टाइम आप ले लीजिए, ठीक है ना। मान लीजिए सुबह के 9 बज रहे हैं, यानी कि ये 1 घंटा चल चुकी है, यानी कि 1 घंटा में यहाँ पे आ गई। अब देखिए 1 घंटे में कितने जाएगी, 25 मीटर जाएगी। कितना जाएगी, 25 मीटर जाएगी, क्योंकि इसकी जो स्पीड है कितनी है, 25 मीटर पर आवर है, ठीक है। यानी कि 10 बजे ये कहाँ पे है, यहाँ पे है, 25 मीटर ये चल चुकी है। और बी वाली अभी भी यहीं पे है। कह रहा है कि जो बी है वो 1 घंटे बाद निकलेगी, दूसरी ट्रेन 1 घंटे पहले, पहली ट्रेन 1 घंटे पहले निकल चुकी है। अब देखिए दोस्तों 10 बजे ये निकलेगी। देखिए ये वाली ट्रेन जो है वो 25 मीटर तो पहले से ही चल चुकी है, ठीक है। अब हमें कह रहा है कि जब ये बी वाली 1 घंटे बाद निकली तो कितने टाइम में इसको पकड़ लेगी, ये वाली ट्रेन को कितने देर में वो पकड़ लेगी। तो देखिए दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें रिलेटिव स्पीड लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में जा रही हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। यानी कि जो उनका रिजल्टेंट स्पीड होगा कितना होगा, ये 25 है, ये 5 है, 30 है। यानी कि कितना होगा उनका रिजल्टेंट स्पीड, 5 मीटर पर आवर। तो देखिए कितना दूरी जा चुकी है पहले वाली, ए 25, बी को उसी को दूरी को क्या करना है, कवर करना है। तब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 25 को 5 से हम डिवाइड कर देंगे, 5 × 5 = 25, यानी कि 5 आवर। यानी कि जो ये बी है, इसको ए को पकड़ने में कितना समय लगाना पड़ेगा, 5 आवर का। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर बढ़ते हैं बी की तरफ। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या दिया है हमें, फाइंड द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हुज बर्थडे फॉल्स ऑन द लास्ट डे ऑफ फरवरी इन ए लीप ईयर, assuming that the number of birth on each day is equal। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या बोला है उसने, कि जो एक लीप ईयर है, ठीक है ना, उसमें इक्वल नंबर बच्चों का बर्थ होता है, कितना, डेली, ठीक है। तो हमें बताना है कि जो लीप ईयर में बच्चा पैदा होगा, जितने बच्चे, उसका टोटल से कितना परसेंटेज होगा वो, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे जानते हैं कि जो एक लीप ईयर होता है, क्या, लीप ईयर, यानी कि दोस्तों जो ये लीप ईयर होता है इसमें टोटल कितने दिन होते हैं, 366 दिन, ठीक है? अभी क्या है कि प्रत्येक दिन समान बच्चों का जन्म हो रहा है। अब देखिए जो लीप ईयर में होता है वो हमारा फरवरी लास्ट कितना, 29। मान लीजिए उस दिन भी, अच्छा देखिए इसमें ये भी कहा है कि प्रत्येक दिन जो है समान बच्चे की जन्म होता है, यानी कि जो लीप ईयर का फरवरी का लास्ट दिन होगा उस दिन भी समान बच्चे होंगे। अच्छा मान लेते हैं कि डेली एक एक बच्चों का जन्म हुआ है, तो जो लास्ट ईयर है उसका भी 1 ईयर है, ठीक है ना। एक बच्चा लीप ईयर की जो लास्ट में जो फरवरी 29 का है उस दिन भी कितना बच्चा पैदा हुआ, एक, और बाकी दिन भी एक एक, तो हमें टोटल परसेंटेज बताना है, ठीक है, लीप ईयर के साथ। इसको मल्टीप्लाई बाय कितना कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, परसेंट आएगी, कितना हो जा रहा है, देखिए 100/366। दोस्तों देखिए इसको हम यहाँ पे अब ऑप्शन से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये 2 दिया है, 2 बार में तो जाएगा नहीं, यानी कि ये क्या होगा, ये ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता। देखिए अगर जो हम यहाँ पे एक पॉइंट लगाएं पहले से ही, तो यानी कि हमने पॉइंट लगा दिया तो एक जीरो बढ़ गया है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये पॉइंट के बाद भी जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी यहाँ पे भी जी है, ये भी नहीं, एक ही ऑप्शन बचता है ए। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। अब इसको हम निकाल भी सकते हैं, देखिए अगर जो हम इसको 3 बार लेके जाते हैं तो 3 त्रिक का 9, 900 हो गया। और ये छः छः के 6 बार है, 6×9 = 54, 540, यानी 9×5 = 1400 के आसपास, यानी कि 2 बार में ही लेके जाएंगे। यानी कि इससे ही हम बता सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन ये होगा वही क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम देखते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें क्या कह रहा है कि एक मिल्कमैन है वो 20% प्रॉफिट अर्न करता है। कितना अर्न करता है, 20% प्रॉफिट।
ठीक है, यानी कि मान लीजिए वो 100 रुपए का दूध है उसके पास, कितना वो अर्न कर लेता है 20%, यानी बेचता कितने का होगा वो 120 रुपए का। ठीक है, फिर क्या दिया है, इफ ही एड 10% वाटर, यदि वह 10% वाटर ऐड करता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 10% वाटर ऐड करेंगे, तो उसके पास टोटल कितनी क्वांटिटी हो जाएगी 110। तो पूछ रहे हैं कि उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। दोस्तों उसको लाभ कितना मिलना चाहिए 20%। अगर जो इसका हम 20% निकालें, कितना 110 का हम अगर जो 20% निकालें तो हमें कितना मिलता है, देखिए एक जीरो से एक जीरो से एक, यानी कि 11 दूना 22, यहाँ पे प्रॉफिट होगा, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा ये 132। ठीक है, तो अब पूछ रहा है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए दोस्तों 100 रुपए का तो दूध लिया था, जब उसने पानी मिलाया 10% का तो 110 लीटर हो गया। जो पानी मिलाया उसका तो पैसे लगे नहीं, यानी कि दूध का ही पैसे पे करना है उसको 100 रुपए। प्रॉफिट कितने का हो गया उसका, देखिए 132 में बेचा तो प्रॉफिट कितने का हो गया 32 रुपए का, यानी कि 32% हो जाएगा सीधे 100 पे 32, यानी कि 32%। ठीक, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, इसमें क्या दिया हो दोस्तों कि ये प्रिज्म है, ठीक है ना, जिसका लेटरल सरफेस एरिया दिया है कितना 143 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसका पेरीमीटर दिया है बेस का कितना 13 सेंटीमीटर। तुम्हें पूछा क्या है, हमें उसकी हाइट बतानी है प्रिज्म। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो ये प्रिज्म का ये पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये पता है कितना होता है, ये पृष्ठ का क्षेत्रफल है प्रिज्म का, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो उसके आधार का परिमाप होता है, ठीक है ना, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई यानी कि हाइट, यही हमारा क्या होता है दोस्तों, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। हमारा क्या होता है, यही पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। यानी कि जो हमारा ये लेटरल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, उसका जो बेस का पेरीमीटर होता है और उसकी हाइट के बराबर होता है। यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 143, और हाइट कितना है दोस्तों हमें निकालना है, उसका परिमाप कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 13 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जा रहा है देखिए 13 एकम 13, 13 एकम 13, यानी कि 11 सेंटीमीटर उसकी क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, फिर बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, इसमें दिया हुआ है कि एक आर्चर है, ठीक है ना, वो एक टारगेट को क्या करता है हिट करता है, एक सर्टेन एक्यूरेसी उसकी परसेंटेज है, लेकिन कह रहा है कि इफ द वेदर बिकम्स स्ट्रॉमी, ठीक है, फिर क्या है जो उसकी एक्यूरेसी है वो 20% क्या होती है डिक्रीज हो जाती है। इफ ही कैन हिट द टारगेट 196 टाइम्स आउट ऑफ 350 शॉट्स व्हेन द वेदर इज स्टॉर्मी व्हाट इज द स्ट्राइक रेट। कह रहा है दोस्तों कि एक तीरंदाज है, ठीक है ना, वो अपने लक्ष्य को, एक उसकी फिक्स एक्यूरेसी है, उसको वो अपने टारगेट को उतनी बार हिट कर सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक तीरंदाज है, उसकी एक्यूरेसी जो फिक्स है, यानी कि 10 बार मारता है तो 7 बार 100% वो अपने टारगेट को हिट करेगा ही। लेकिन क्या कह रहा है, मौसम खराब हो जाने के कारण जो उसकी एक्यूरेसी है वो क्या होती है 20% डिक्रीज हो जाती है, यानी कि घट जाती है। ठीक है, तो उस केस में क्या करता है वो 350 शॉट्स मारता है, जिसमें से 196 जो है उसकी टारगेट को हिट करती है। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर जो नॉर्मल कंडीशन हो उसमें 250 शॉट्स मारे तो उसका जो कितने शॉट्स हैं जाके टारगेट पे हिट करेंगे। अब देखिए दोस्तों जो मौसम खराब हो रहा है उसके कारण कितना डिक्रीज हो रहा है हम देख लेते हैं, वो कितना डिक्रीज हो रहा है दोस्तों 20%। तो दोस्तों हम 20% है डिक्रीज हो जा रहा है, 20% यानी कि कम हो जा रहा है, सिर्फ वो कितना कर रहा है 80%। अच्छा देखिए 20% जो होती है इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 1/5। कितना होता है फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है 1/5। ठीक है, तो हमें यहाँ से ये कह सकते हैं कि 20% डिक्रीज होने का मतलब कि पहले नॉर्मल कंडीशन में अगर जो वो 5 कर रहा था तो अब कितना कर रहा है 20% डिक्रीज हो, यानी कि अब कितना कर रहा है वो सिर्फ 4 बार कर रहा है हिट। ठीक है, पहले अगर जो अपने टारगेट को 5 बार हिट कर रहा था तो अब कितनी बार कर रहा है 4 बार हिट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे दिया क्या हुआ है कि
196 यानी कि 196 जो है, कितनी शॉट्स में मारा है उसने? 350। ठीक है, इसको जब हम परसेंटेज में निकालें तो यही जो है हमारी 4 की दोस्तों क्या होगी? वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं कितना आता है। ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, फिर देखिए ये 5 दूना, ये 5 7, 7 से काटते हैं इसको हम, कितनी बार में जाएगा? 7 दूनी 14, 7 आठे 56, 7 आठे 56, यानी कि 28, यानी कि 28 दूना 56 आ गया। हम दोस्तों देखिए जो यहाँ पे 4 है, उसके कितने आ गए परसेंटेज में वैल्यू? 56% आ गई। ठीक है, अब देखिए ये तो मान लीजिए जब मौसम खराब था तब का है, यानी कि 4 की वैल्यू 56 है, तो यहाँ से हम बता सकते हैं 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14%। ठीक है, देखिए नॉर्मल कंडीशन में कितना है? उसका 5 है, यानी कि जो 1 का 14 है, तो 5 की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी? 70%। यानी कि जो उसको एक्यूरेसी है, उसके टारगेट को हिट करने की, वो कितना है? 70% का। ठीक है, अब दिया है कि वो 250 में कितनी बार लगाएगा, तो हम 250 को क्या करेंगे? 70% निकाल देंगे दोस्तों, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? टारगेट को उतनी बार हिट करेगा। 25 साथे कितना होता है? 175 होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में अगर जो 250 शॉट्स यानी कि 250 शॉट्स मार रहा है, तो 175 शॉट जो है उसके टारगेट को जाके हिट करेंगे। ठीक है, फिर बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, जो कि मिक्सर से लिया गया है। इसमें दोस्तों कह रहा है कि ये घोल है जो 5 और 3 के अनुपात में है, जिसमें विनेगर है और वाटर। ठीक है, फिर कह रहा है कि कुछ फ्रैक्शन जो है वो उससे रिप्लेस्ड किया जा रहा है, किससे? वाटर से, ताकि जो न्यू सॉल्यूशन है उसके जो अमाउंट्स हैं वो दोनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। अब देखिए दोस्तों इसको हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए ये विनेगर हो गया, ये क्या हो गया? वाटर। कह रहा है कि जो पहले थे वो कितना था? 5:3। अब बाद में क्या कह रहा है कि जो इसका रेशियो कितना हो जाना चाहिए? 1:1 का। यानी कि कुछ इस मिक्सर से हम कुछ निकाल लेते हैं मात्रा, फिर जितना निकालते हैं उतना पानी ऐड करते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों हम यहाँ पे मान सकते हैं 5 3 8। अगर जो हम यहाँ पे मान लीजिए टोटल मिक्सर हम कितना मान लें? टोटल अगर जो हम मिक्सर यहाँ पे मान लें कितना? 80 लीटर का, 80 लीटर का, उस हिसाब से देखिए कितना हो जाएगा? यानी कि ये 50 लीटर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 30 लीटर। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? ये 50 लीटर, ये 30 लीटर, क्योंकि 5 और 3 के रेशियो में है। तो हम कह सकते हैं कि जब कुछ मात्रा निकाला जाता है तो उस केस में भी हम पानी ऐड करते हैं, यानी कि फाइनल केस में भी टोटल मिक्सर कितना होगा हमारे पास? 80 लीटर का। यहाँ पर भी 80 लीटर, यानी कि हम इसको कितना कर सकते हैं? 40-40 कर सकते हैं। ठीक है ना? तो हमें ये बताना है कितना पार्ट मिक्सचर पहले निकाला गया था। अब देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे विनेगर के तो हमने मिलाया नहीं, ठीक है, सिर्फ पानी को ऐड किया। अब देखिए यहाँ पे विनेगर कितना था? पहले 50 था, अब कितना लीटर बचा हुआ है? 40 लीटर। यानी कि कितना निकाला गया है विनेगर? अच्छा देखिए 50 से कितना विनेगर निकाला गया? 10 लीटर। तो बताइए 30 लीटर था पानी, तो पानी कितना निकलेगा? क्योंकि ये दोनों 5 और 3 के अनुपात में है। तो 50 से है जो उसमें से 10 लीटर निकला, 30 वाला जो इसमें से कितना लीटर पानी निकला होगा? अब देखिए दोस्तों ये 5 अनुपात में था, तो 5 दूना 10, 3 दूनी 6, यानी कि जो वाटर हमने निकाला होगा, कितना निकाला होगा वो? 6 लीटर। ठीक है दोस्तों, वाटर हमने कितना निकाला होगा? 6 लीटर। अब देखिए यहाँ पे 50 लीटर आ गया था पहले विनेगर, ठीक है, अब कितना बचा है? 40 लीटर, यानी कि विनेगर कितना निकला? 10 निकला है। अब देखिए यहाँ पे कितना था? ये 5:3 में था, यानी कि जो 5 का वैल्यू 10 है तो 3 का वैल्यू 6, यानी कि यहाँ से कितना निकला होगा? ये वाटर 6 लीटर। यानी कि टोटल मिक्सर कितना निकला है दोस्तों? 10 लीटर वाटर विनेगर और 6 लीटर वाटर। यानी कि हम कह सकते हैं टोटल कितना मिक्सर निकला है? 16 लीटर। टोटल मिक्सचर कितना निकला है? 16 लीटर। अब कितने में निकला था? 80 लीटर में। हमें बताना कितना पार्ट हो जाएगा? 16 कम 16, 16 पंजे 80, यानी कि कितना हम पार्ट हमने मिक्सर निकाला था वही पूछा है। तो हम बता सकते हैं कि 1/5 पार्ट हमने मिक्सर को निकाला था, और उसकी जगह पे हमने कितना ऐड किया था? वाटर ऐड कर दिया था, जिससे विनेगर और वाटर दोनों की जो रेशियो क्या है वो इक्वल हो गई थी। ठीक है दोस्तों, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ हम। दोस्तों ये रहा हमारा अगला सवाल, इसमें कह रहा है कि 312 रुपीज है, ठीक है ना, 312 रुपीज है, जिसको हम डिवाइड करते हैं 100 ग्रुप का एक स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, ठीक है।
इसमें कह रहा है कि जो ईच बॉयज है उनको कितना मिल रहा है 3.6 एंड ईच गर्ल्स रिसीव कितना कर रही है, यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा ईच गर्ल्स हो जाएगा पूरा, ईच गर्ल्स को कितना मिल रहा है 240 मिल रहा है। अब देखिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे बॉय है उनको कितना मिल रहा है 36, और जो यहाँ पे गर्ल है उनको कितना मिल रहा है गर्ल्स को 2.4। तो दोस्तों कह रहा है टोटल कितने रुपए हैं 312 रुपए हैं, कितना है 312 रुपए टोटल है। इसको कितने में डिवाइड किया जा रहा है 100 में। तो दोस्तों हम यहाँ से एवरेज बता सकते हैं कि कितना रुपया मिला होगा एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को। तो वो आ रहा है 3.12, एवरेज आ गया कितना 3.12 का। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि हमें बताना है लड़कियों की संख्या। अब देखो दोस्तों 3.6 बॉय को मिल रहा था और 2.4 गर्ल्स को मिल रहा था, और दोनों का जो हम एवरेज लें कितना था 3.12। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ से इसको एलिगेशन से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2.4 है यानी कि 0.8। ठीक, अब इसमें से इसको हटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.84। ठीक है दोस्तों हमारे पास ये आ गया। अब देखिए ये कितना हो जा रहा है। दोस्तों का जो इसको हम पॉइंट हटाते हैं तो हमारे पास इधर 80 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, यानी कि 16 पंजे 80, 16 तिया 48, यानी कि जो गर्ल्स और बॉयज का रेशियो कितना है 5 और 3 है। ठीक है दोस्तों कितना है, यहाँ पे दोस्तों शायद हम कुछ गलत कर रहे हैं। ठीक है देखते हैं। अब देखिए जो इसमें से हम क्या करेंगे 3.12 में से 2.4 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3.12 में से 2.4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास। यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 7 हो गया। ओ दोस्तों यही तो हमने गलती कर दिया यहाँ पे, इसीलिए तो वैल्यू जो है वो क्या आ रही है अलग आ रही है। ठीक है सही कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.72, और यहाँ पे कितना आ रहा है पॉइंट का, मान लीजिए यहाँ पे हमने 0 कर दिया। ठीक है, तो 8 हो जाएगा, यहाँ 5 बचेगा, एक तो यहाँ पे कितना है 4। देखिए दोस्तों 72 है, 48 तो इसे काटते हैं, 24 दूना 24 3, यानी कि जो गर्ल्स और बॉयज का रेशियो आगे कितना आ गया 2 और 3 आ गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों लेकिन टोटल कितने बॉयज हैं और कितने गर्ल्स हैं, टोटल स्टूडेंट कितने दिए 100 दिए, यानी कि 3 और 2 5। तो अगर जो 5 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, तो हम बता सकते हैं कि 1 की वैल्यू 20 हो गया। और लड़कियों को पूछा है तो कितनी लड़कियां हैं 2 है, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 40। अगर जो बॉयज को पूछता तो वो कितने हो जाते हैं 60, गर्ल्स कितने हो जाएंगे 40। ठीक है दोस्तों, फिर बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। ये दोस्तों रहा हमारा अगला सवाल। इसमें उसने क्या दिया हुआ है देखते हैं। इसमें है दोस्तों 1/1 into 2 प्लस 1/2 into 3 प्लस 1/3 into 4 प्लस डॉट 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 1/49 into 50। दोस्तों इसका वैल्यू पूछ रहा है दशमलव के 2 स्थानों तक, ठीक है ना, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए हम इसको कैसे करते हैं। अब देखिए दोस्तों ये 1/1/2 इसको हम लिख सकते हैं 1 - 1/2। ठीक है, अब देखिए तो सेम यही चीज आ रही है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2 - 1/3। देखिए ना 3 × 1 2 × 2 यानी 3 में से हो जाएगा एक, नीचे 2 × 3। वैसे सेम इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/3 - 1/4 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको हम कितना लिख सकते हैं 1/49 - 1/50। अब देखिए यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये माइनस का ये प्लस का, ये माइनस का ये प्लस का, यानी कि सब कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी बचेगा लास्ट में ये और ये। यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1 - 1/50। अब देखिए कितना आ जाएगा 50 में से 1 जाएगा 49/50।
अच्छा, अगर जब इसको डबल कर दें तो कितना जाएगा दोस्तों, 98/100, यानी कि 0.98, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और हमारा देखते हैं एक सवाल अगला ये है, इसमें क्या दिया हुआ है कि श्रेया है जो एक कार्य को 6 घंटे में पूरा करती है, एक दिन 6 घंटे, यहाँ पे देखिए दोस्तों दिया हुआ है एक दिन 6 घंटे में पूरा कर दिए। ये हमारी कौन है, श्रेया। कितना दिया, 1 घंटे और 6 दिन में, यानी कि टोटल दोस्तों अगर जो यहाँ पे हम घंटे निकालें कितना हो जाएगा, हम जानते हैं कि एक दिन में होता है 24 घंटे और 6 घंटे, यानी 24 6 30 घंटे, यानी कि श्रेया कितने घंटे में पूरा कर रही है, 30 घंटे में। और यहाँ पे कौन है, श्रीधा। श्रीधा कितने दिनों में काम को पूरा करती है, 2 दिन और 12 घंटे, यानी 2 दिन का मतलब 24 दूना 48, 48 और 12 60। सीधा कितने घंटों में पूरा करती है दोस्तों, 60 घंटे में पूरा करती है। ठीक है। अब देखिए हमको अगर जो टोटल वर्क मानना हो यहाँ पे, तो हम मान लेंगे कि जो टोटल वर्क होगा यानी कि पूरा काम होगा उसको हम 60 मान लेते हैं। ठीक है, कितना, 60। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे श्रेया की जो कार्य क्षमता यानी कि एफिशिएंसी बता सकते हैं, कितना हो जाएगा, 2। क्योंकि एक ये क्या है, 60 काम को 30 घंटे में करती है, 1 घंटे में कितना काम करेगी, 2। तो सीधा जो है 60 काम को 60 घंटे में करती है, यानी कि 1 घंटे में कितना होगी एफिशिएंसी, 1 घंटे में कितना काम करेगी सीधा, एक। फिर क्या कह रहा है कि यदि वे एक साथ कार्य करें, यानी श्रेया और श्रीधा, देखिए 2 काम ये कर रही है, एक काम ये कर रही है, तो दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। टोटल काम कितना है हमारा, 60 है। एक घंटे में कितना कर रही है, 3 काम। तो कितने घंटे में 60 काम को खत्म कर देंगे हम, 20 घंटे में। ठीक है दोस्तों, 20 घंटे में, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर लेंगे। ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास ये रहा आज का पहला लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें दोस्तों एक डेटा दिया हुआ है, उसमें जिसका बताया है कि जो मोड है कितना है, मोड दोस्तों दिया है 62, यानी कि ये डेटा है, इसको बहुलक कितना दिया हुआ है, 62 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि लुप्त पद क्या हो। तो देखिए, अगर जो हम देखें, बहुलक वही होता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार हो, जो नंबर सबसे ज्यादा बार डेटा में आया हुआ हो, वही हमारा क्या होता है, मोड होता है, वही हमारा क्या, बहुलक होता है। अब देखिए यहाँ पे 21 2 बार है, 22 2 बार है, 213 सिर्फ एक बार है, 60 देखिए 3 बार है, लेकिन 63 देखिए 1 2 3 4 5, ये 63 हमारा कितनी बार है, 5 बार। और 62 कितनी बार है, 1 2 3 4 5। ये 62 भी कितनी बार है, 5 बार। यहाँ पे दोस्तों देखिए जो 63 है 5 बार है, जो 62 है ये भी 5 बार है। ये जो एक्स है हमें इसको बताना है। और देखिए सवाल में कह रहा है जो बहुलक है वो कौन है, 62 है, लेकिन यहाँ पे जो देख रहे हैं अभी हम, 5 बार तो 63 है, 5 बार भी 62 है। तो यानी अगर जो बहुलक को हमें 62 लेना है, तो जो ये एक्स है हमें इसकी भी वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, 62, ताकि ये टोटल कितने टाइम हो जाए, 6 टाइम्स हो जाए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तथा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। और दोस्तों अगर जो आपके पास कोई भी सवाल या फिर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।